जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा सेवंथ की बुक जो कि हमारे राजस्थान के नाम से जानी जाती है। इस बुक को पढ़ने से पहले अपन कक्षा 10 की बुक, कक्षा 9 की बुक और कक्षा 8 की बुक को अच्छे से पढ़ चुके हैं और अब आ गए अपन कक्षा 7 की बुक पर। देखो कक्षा 7 की बुक में हम आज कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज अपन कक्षा 7 के 7th चैप्टर को और 8th चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। किस नाम से जाने जाते हैं दोनों चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर यानी 7th चैप्टर हमारा कुछ प्रमुख आंदोलनों के नाम से जाना जाता है। देन 8th चैप्टर जाना जाता है आजादी से पहले होने वाले सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों के नाम से। तो इन दो चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आज अपन। इन दो चैप्टर को पढ़ने से पहले फर्स्टली जो कल लेसन हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल कौन सा लेसन पढ़ा हमने? कल हमने 5th लेसन पढ़ा, 6th लेसन पढ़ा। 6th लेसन जो प्रमुख शासकों से जुड़ा हुआ यानी राजस्थान के जो प्रमुख शासक है उनसे जुड़ा हुआ। तो क्या क्या देखा हमने, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। बहुत ज्यादा लेंदी रिवाइज नहीं करेंगे, थोड़ा सा ना समझते हुए चीजों को रिवाइज करेंगे। फैक्ट नहीं बताऊंगा मैं बहुत ज्यादा, बस थोड़ा सा ये पता चल जाना चाहिए हाँ किस राज्य के बारे में पढ़ा है, उसकी इसके जीवन की मेन घटना क्या है जिसकी वजह से जाने जाते हैं ना। तो हमने देखा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान क्यों जाने जाते हैं? देखो ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 10 मिनट लेंगे, लेकिन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट महसूस करो, है ना। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जैसे बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की माताजी शासन संभालने का काम करती है, पिताजी बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। देन पृथ्वीराज चौहान जैसे शासन में आते हैं तो सबसे पहले इस कंडीशन को हैंडल करते हैं। इनके दरबार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कुछ 6-7 व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं और ये 6 बच्चों के ज्ञाता वगैरह रह चुके हैं। और सेकंड अपन कुंभा के बारे में देखते हैं। कुंभा वो व्यक्ति जो 1417 में चित्तौड़ में पैदा होते हैं। इनके जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हैं। इनके नाम कला कलम कटार के प्रेमी माने जाते हैं। बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवा देते हैं। दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, परम गुरु, है ना। बहुत सारी उपलब्धियां इनको दी गई है और साथ ही साथ ये कुछ टेरिटरी पर अपना अधिकार कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे पहलू हैं इनके व्यक्तित्व के जिनको लेकर के प्रसिद्ध है। इस तरीके से अपन थोड़ा सा कुंभा के बारे में देखते हैं। देन अपन थोड़ा सांगा के बारे में। सांगा के बारे में अपन क्या जान कर लेते हैं। देखो सांगा ने अपने जीवन काल में मुख्यतः 2 काम करे। एक तो अपने टेरिटरी को बचाने के लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए आस पड़ोस के राजाओं से उसकी रक्षा करी। और देन सेकंड करते हैं सांगा कुछ, एक तो ये काम कर लेते हैं सांगा और सेकंड ये राजाओं को एकत्रित करने का काम करते हैं। इस तरीके से 2 काम प्रमुख रूप से इनके द्वारा किए गए। बाकी थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं कि पिताजी इनके कौन है। रायमल इनके पिताजी माने जाते हैं। इस तरीके से हल्की हल्की से जानकारी आती है। और इसी दौरान कहीं इनको 80 घाव लग गए थे तो 80 घाव वाले शासक यही माने जाते हैं। देन अगले राजा अपन पढ़ लेते हैं कुछ मालदेव के बारे में। देखो मालदेव का जो युग है वो शौर्य युग कहलाता था क्योंकि उन्होंने 52 युद्ध लड़े, 58 परगने जीते। इतने सारे युद्ध, इतने सारे परगने जीतने वाले व्यक्ति शौर्य युग, उसका काल तो शौर्य युग कहलाना लाजमी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपन मालदेव के बारे में पढ़ते हैं। और क्या देखते हैं इनके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ये हशमत वाले राजाओं के नाम से जाने जाते थे, है ना। जब मरे ये कुछ 1632 के अराउंड तभी हशमत वाले राजा के नाम से जाने गए। इस तरीके से इनके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है। मारवाड़ के पितरहंता के नाम से भी जाने जाते हैं मालदेव। और बहुत सारे दुर्गों को भी विजिट करते हैं परगनों के साथ साथ। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं महाराणा प्रताप। देखो महाराणा प्रताप के बारे में तो ज्यादा जानकारी है नहीं और बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत है भी नहीं। हम शुरुआत से जानते हैं इनके बारे में और कक्षा 9 में भी अच्छे से पढ़ाया है ना। तो इसमें क्या देखते हैं, इनमें हम देखते हैं थोड़ा सा व्यक्तित्व देख लेते हैं इनका। व्यक्तित्व के साथ इनके बुक आती है उसका नाम देख लेते हैं, बस इतनी जानकारी देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये 5 राजा हो गए। उसके बाद कौन कौन से शासक होते हैं वापस से शुरू करें 6 नंबर से। तो 6th राजा अपन पढ़ते हैं कुछ रायमल के बारे में। रायमल वो व्यक्ति जो अपने कल्याणमल के बेटे, कल्याणमल कौन है? जो मराठा शासक, मराठा के अपने राठौड़ वंश के शासक है ना, जो अपने बीकानेर के जो राठौड़ ना उनके एक शासक होते हैं कल्याणमल, उनके बेटे माने जाते हैं रायमल। क्या देखते हैं इसमें हल्के हल्के से जानकारी देखते हैं। ये कुछ 2 किताबें लिखने का काम करते हैं। ये ज्योतिष के ऊपर 2 बुक्स लिखते हैं और जो बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है ना वो इन्हीं के द्वारा बनवाया जाता है। देन काबुल, कंधार और गुजरात अभियान पर जाते हैं। मुगलों के द्वारा भेजा गया था बेसिकली इनको। और राजपुताना के कर्ण के नाम से जाने गए। इन्होंने अकाल में बहुत मदद करी। तो इस तरीके से अपन रायमल के बारे में देखते थे। इसके बाद मिर्जा अजय सिंह के बारे में। मिर्जा अजय सिंह जिनका की जीवन काल 3 राजाओं के अराउंड खत्म हो जाता है। पहले वो अपने क्रमशः सलीम है, सलीम के बेटे हैं। सलीम मतलब कि जहांगीर, उसको शाहजहां, उसको औरंगजेब, ये तीनों ही इनके जीवन के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। इस तरीके से देखते हैं कोई उपाधि देता है, कोई दक्षिण में भेजता है, कोई गुजरात भेजता है, मलिक अंबर के अमीर अली के विरुद्ध। इस तरीके से अपन हल्की हल्की जानकारी देखते हैं। इनके दरबार के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बिहारी और एक राजकवि व्यक्ति। इस तरीके से अपन हल्की हल्की से जानकारी देन अपन देख रहे थे जसवंत के बारे में। जसवंत के बारे में क्या देखते हैं, इनका जीवन काल 2 राजाओं में उलझ करके देखा। एक जहांगीर जो इनको उपाधि देते हैं महाराजा की, एक औरंगजेब। अब इनको पता नहीं चल रहा कि मैं दोहराई युद्ध में इसका साथ उत्तराधिकारी, पहले तो जहांगीर का देते हैं, देन बाद में आमेर के जयसिंह के कहने पर ये औरंगजेब का साथ देना चाहते हैं। औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा का निर्माण भी कराते हैं। देन अपने जीवन में कुछ 4 महत्वपूर्ण रचना लिखते हैं। कुछ हल्की हल्की से रचना आनंद है, प्रबोध है, सिद्धांत है और भाषा। इस तरीके से हल्की हल्की बेसिक से थोड़े से नाम है, कुछ 4 रचना अपने जीवन काल में लिखते हैं। उसके बाद राय सिंह आते थे। अब देखो राय सिंह कौन है? राज सिंह वो व्यक्ति जो अपने महाराणा प्रताप के वंशज में आते। राज सिंह क्या करते बेसिकली अपने पूरे जीवन काल में इनके द्वारा एक दो महत्वपूर्ण एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम इनके जीवन काल में यही हुआ कि इन्होंने
राज प्रशस्ति का निर्माण कर रहा है। राजसमंद में राज प्रशस्ति का निर्माण करवाते ना, वो सबसे बड़ी यानी 25 शिलालेखों पर बनी हुई सबसे बड़ी प्रशस्ति के नाम से, सबसे बड़ी प्रशस्ति अपने भारत की 25 शिलाखंडों पर बनी हुई रणछोड़दास भट्टी के द्वारा बनाई गई थी। सबसे मेन उपलब्धि तो यही। पहले तो इनका औरंगजेब के साथ अच्छा खासा रिश्ता था। 6000 जात की उपाधियां भी, 6000 जात की मनसबदारी भी थी औरंगजेब ने इनको। लेकिन बाद में इनके और औरंगजेब के रिश्ते बिगड़े, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। चारों में शादी कर ली, जजा कर लगाया, इस तरीके से कुछ कुछ कारण थे, तो इनके रिश्ते बिगड़े। कैसे पता चलता है इनके रिश्ते बिगड़े? हमें इस तरीके से पता चलता है इतिहास में कि जो गोस्वामी भक्त थे वो औरंगजेब से बच करके आ रहे थे, तो इन्होंने उनको पनाह दी, तो ये उनके एंटी खड़े हो रहे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें कुछ कुछ छोटी मोटी घटनाओं से पता चलता है कि इन दोनों में बाद में रिश्ते अच्छे नहीं थे। और ये कुछ मूर्तियां स्थापित करवाने का काम करते थे। कुछ मूर्तियां उदयपुर में स्थापित करवाते थे, कुछ मूर्तियां राजसमंद में स्थापित करवाते थे। राजसमंद के वो 2 इलाके आते हैं, एक तो सिहाड़ का और एक काकरोली का। यहाँ देखो जो राज प्रशस्ति बनी ना, वो राजसमंद के बेसिकली एकदम पर्टिकुलरली बताऊं तो काकरोली में बनी। और यहाँ पे कुछ 2 जिले हैं जिनमें मूर्तियां स्थापित कराते हैं, राजसमंद और उदयपुर। उदयपुर में अंबाजी की मूर्ति, राजसमंद में 2 पर्टिकुलरली स्थान है। एक जगह तो द्वारिकाधीश की कराते हैं, एक जगह श्रीनाथ द्वारा में जो है ना। तो इस तरीके से अपन हल्के हल्के से इनके जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं। सेकेंडली और नेक्स्ट अपने 5th राजा, और 5th राजा अपने आ जाते हैं बेसिकली 10th राजा है ना। तो 5th राजा कौन से अपने? अगले आ जाते हैं अपने सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह देखो, सवाई जय सिंह वही व्यक्ति जो जयपुर नगर का निर्माण करवाते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो वही व्यक्ति जंतर मंतर का निर्माण करवाते हैं, वही व्यक्ति जो 5 खगोलीय वेधशाला, बेसिकली वही जंतर मंतर 5 खगोलीय वेधशाला का निर्माण करते हैं, वही व्यक्ति जो आमेर से जयपुर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। बेसिकली इन्हीं के द्वारा बनवाई थी, सबसे पहले क्या इन्होंने ही बनवाई थी, आज तक चली आ रही राजस्थान की राजधानी के रूप में। ठीक है, और पता नहीं अब कब बदले भविष्य में, है ना, हो सकता है निकट भविष्य में बदल भी जाए। इस तरीके से अपन हल्के हल्के जानकारी देते हैं सवाई जय सिंह के बारे में। वो क्या देखते हैं? सवाई जय सिंह के बारे में देखते हैं। औरंगजेब के द्वारा इनको सवाई की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब सवाई जय सिंह ने कुछ किताबें भी लिखी थी, ज्योतिष ग्रंथ के ऊपर थी, कोई ज्योतिष ग्रंथ के ऊपर, कोई ज्योतिष यंत्रों के ऊपर थी, है ना। कुछ किताबें होती, सिद्धांत, ऐसे कुछ हल्के हल्के 3 नाम होते हैं। इस तरीके कुछ किताबें होती है, जैसे कि सिद्धांत है और यंत्रराज है, और एक अपने सिद्धांत करके होती है, यंत्रराज करके होती है, यंत्रराज करके, और एक जयसिंह कारिका होते हैं। जयसिंह कारिका ये ज्योतिष ग्रंथ के ऊपर लिखी गई थी, बाकी दोनों ज्योतिष यंत्रों के ऊपर थी। बाकी नेक्स्ट अपन राजा देख लेते हैं। कुछ 10 राजा हमने देख लिए, अब 11वें और अंतिम राजा, ये जो सूरजमल के नाम से, ये जो राजा है वो सूरजमल के नाम से जाने जाते हैं। ये जाट वंश के राजा थे सूरजमल, और ये जाट अपने भरतपुर के आसपास के इलाके में अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। ये सूरजमल जाट क्यों प्रसिद्ध है? सूरजमल जाट इस वजह से प्रसिद्ध है कि अपने पिता के असमय निधन होने के बाद ये तुरंत शासक बने, और किसी की मदद नहीं, ना मुगलों की, ना मराठों की, ना राजपूतों की, और अपने टेरिटरी को बहुत फैला दिया इन्होंने, बहुत सारे इलाकों में टेरिटरी को फैला दिया। धौलपुर, मेनपुर और बनारस है, हाथरस है, फर्रुखनगर है, विजयनगर है, गाजियाबाद है ना। इस तरीके से अपन हल्के हल्के से जानकारी देते हैं। और हाँ, मैं आपको है ना कल बताने वाली थी ना कि एक और जे से कोई इलाका आता है यहाँ पे, तो जे से मैंने आपको कल मिस करवाया था ना, तो जैसे झज्जर ही थोड़ा सा मैं आपको झज्जर हिचक रही थी कि झज्जर है या नहीं है, तो मैंने आपको बताया नहीं था, तो झज्जर ही। ठीक है, तो कंफर्मली वो झज्जर ही, ध्यान रखना। और नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, ये पानीपत के युद्ध में मराठों को पनाह देते हैं, लेकिन सदाशिवराव से किसी वजह से खिन्न हो जाते हैं, तो वापस लौट आते हैं। और लास्टली अपन देखते हैं इनके दरबारी कवि, एक तो सूदन है और अखिराज, ये इनके दरबारी कवि होते हैं। बेसिकली बहुत वीर राजा ने, और ये भरतपुर को राजधानी के रूप में स्टेब्लिश करते हैं, ये भरतपुर दुर्गों का निर्माण करते हैं, इस तरीके एक शासक होते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा रिविजन, जिससे हमने इन राजाओं के बारे में थोड़ा सा स्टोरी के थ्रू थोड़ा सा जानने की कोशिश करी, फैक्ट्स को नहीं पढ़ा, ताकि देखो फैक्ट्स क्या होते हैं, हमें थोड़ा सा परेशान करते हैं। फैक्ट का नंबर 2nd आना चाहिए, सेकंड पायदान पे हमें फैक्ट को देखना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उनसे थोड़ा सा फेमिलियर हो, उनके थोड़ा नजदीक जाओ, उसके बाद उनकी देखो, आपका कोई फ्रेंड भी होता है, कोई फ्रेंड वगैरह, दोस्ती वगैरह, यारी वगैरह किसी से करते हैं, तो सबसे पहले अगर उसकी कमियां देख लेंगे तो क्या उससे मित्रता कर पाएंगे? नहीं ना। थोड़ी सी उसकी अच्छाइयां जानेंगे, थोड़ा सा उसका अच्छा बिहेवियर देखेंगे अपने प्रति। तो ये किताबें भी इस तरीके की होती है, उनके प्रति अगर उनके थोड़ा सा नजदीक जाना ना, थोड़ा सा पास जाना है, तो पहले उनकी अच्छी बातों को नोट करो, क्योंकि स्टोरी है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो ये सारी चीजें हमें आसानी से समझ आ जाती है। तो थोड़ा सा उनके क्लोज जाओ, और बाद में अगर उनमें कुछ थोड़ी सी टिपिकल चीजें भी है, तो वो भी धीरे धीरे हो जाए। थोड़ा सा माइंडसेट पॉजिटिव रखना है ना, बाकी चीजें नजरिया, देखो नजरिया ही होता है जो पत्थर में भगवान या फिर भगवान में पत्थर कर देता है ना। तो सब कुछ आपके मानने के ऊपर ही, तो क्यों ना हम अच्छा माने, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर ट्रस्ट, है ना। तो फटाफट से अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में क्या देखेंगे अपन? आज के सेशन में आपको मैंने नाम बताई थी, 2 चैप्टर देखने वाले, 7वां और 8वां। 7वां चैप्टर प्रजामंडल से, प्रजामंडल के आंदोलन से जुड़ा, सभी प्रकार के आंदोलन, किसानों ने आंदोलन करे, आदिवासियों ने आंदोलन करे, प्रजामंडल ने आंदोलन करे, 3 आंदोलन,
किसान, आदिवासी और प्रजातंत्र, इन तीनों ही आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ कुछ कुछ प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे ना, उन व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, यानी राजस्थान के जो प्रमुख जननायक हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, इसके साथ इसको भी थोड़ा सा मर्ज किया गया है, तो उसके बारे में देखेंगे। देन अपन 8वां चैप्टर देखेंगे, आजादी से पहले राजस्थान में कौन से शैक्षणिक सुधार हुए, कौन से सामाजिक सुधार हुए, इस बारे में जानकारी देखेंगे। इसके साथ भी थोड़ा सा एक मर्ज कर दिया गया कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हुए इस दरमियान राजस्थान में ना, तो इस तरीके से अपन हल्की हल्की से जानकारी देखने वाले। तो फटाफट से बिना देरी के शुरू करते हैं दोनों चैप्टर को। तो क्या देखने वाले आज अपन कुछ 2 चैप्टर देखने वाले। आज के टॉपिक में 2 चैप्टर शामिल है कक्षा 7 के 2 चैप्टर शामिल है, जो की लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 थे। लेसन नंबर 7 क्या है? लेसन नंबर 7 क्या है? लेसन नंबर 7 है राजस्थान के आंदोलन। क्या है? राजस्थान के आंदोलन। तीनों ही आने वाले इसमें, तीनों ही आंदोलन आने वाले। किसान आंदोलन वगैरह हो जाता है, फिर अपने आदिवासी आंदोलन है, फिर प्रजामंडल आंदोलन है। इस तरीके से हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन पड़ेगी। बहुत ज्यादा लेंथी सेशन नहीं, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत कम फैक्ट है इसमें, खाली थोड़ा सा किसान बिजोले किसान 3 जोड़ों में चलता है ना, उसमें थोड़ी सी ज्यादा जानकारी। बाकी किसी में भी बहुत ज्यादा डिटेल से इन्फॉर्मेशन नहीं। चूंकि बच्चों की बुक है, छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाएगी। जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पर्सन है ना, उन्हीं का जिक्र करा है। बहुत ज्यादा देखो, किताबें बहुत सोच समझ के लिखी जाती है। साइकोलॉजी का अच्छे से अध्ययन करके, अच्छे से स्टडी करके लिखी जाती है कि बच्चों को कितना बताना है। इसी वजह से कहते हैं बुक्स पे रिलाई करो, बुक्स पे यकीन करो। क्योंकि ये जो पासबुक वगैरह होते हैं ना, ये देखो बुक्स कितना, सरकार कितनी कोशिशें करती है, कितने 6% है ना, कितनी अपनी सब्सिडी का कितना % शिक्षा पर इन्वेस्ट करती है, और हम बुक्स पर रिलाई नहीं करते। कितना इनके पीछे इफर्ट लगाओ, कितने विद्वान वगैरह लगे होंगे, कितने साइकोलॉजिस्ट लगे होंगे कि कहाँ पर किस तरीके से बताएं कि बच्चों को अच्छे समझ आ जाए, कहाँ पर डायग्राम का, कहाँ पर चित्रों का इस्तेमाल करें। पासबुक क्या कंपेरिजन, मतलब पासबुक और अपन बुक का कंपेयर कर सकते हैं क्या कहीं? तो चलो थोड़ी सी बातें हुई अपनी, आगे बढ़ लेते हैं। तो किसान आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन है, और सेकंड क्या देखते हैं अपन, और नेक्स्ट देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें हो जाए ना, तो थोड़ा माइंड मत किया करो। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि आपका और मेरा भी मन लगा रहता है। मैं भी एकदम यांत्रिक बन जाऊं, फटाफट से लिखा के चली जाऊं। तो देखो बेसिकली ना, शुरुआती वीडियो मैंने ऐसा करने की कोशिश भी करी, लेकिन मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हुई। जब मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे सेटिस्फाइड करूंगी? एक दुखी इंसान दूसरों को दुखी कर सकता है। अगर मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ ना, तो मैं आप तक भी सेटिस्फैक्टरी कंटेंट पहुंचा पाऊंगी ना। तो इस वजह से बोलने का मन होता है, वहाँ जहाँ बोलने का मन होता है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा बोल दिया करती हूँ, ताकि मेरी ये जो बातें ना अंदर दब के ना रहे। अब मैं किसके सामने बताऊँ, है ना? अब मेरे मन में कोई बात आ रही है, तो मैं किसके सामने बताऊँ? आप ही के सामने तो बता सकती हूँ। तो आप थोड़ा सा ना माइंड मत किया करो कि मैडम बस ज्ञान जानने लगते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्रीली होके सुन लिया करो। नहीं मन हो तो स्किप कर दिया करो, ठीक है? तो अपने ये थोड़ा सा किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, बस खुश रहो, है ना? क्या है अपने जिंदगी में, क्या है अल्टीमेट चीज क्या होती है? आप पढ़ कर रहे, खुशी के लिए पढ़ रहे। खुशी अलग अलग टाइप की होती है। देखो हाँ, अलग अलग टाइप, बहुत सारी खुशी होती है। किसी को बहुत ज्यादा दिलो लेवल पर खुशी मिल जाती है, अच्छा खाना खा के खुशी मिल जाती है। किसी को दूसरों की आंखों में अपने लिए सम्मान देकर खुशी मिलती है। अलग अलग टाइप की खुशी होती है। आप पे डिपेंड करता है आपको किस लेवल की खुशी चाहिए, है ना? अब जो इस लेवल की खुशी से ऊपर नहीं उठा ना, उसको पता ही नहीं है कि इस लेवल से ऊपर की खुशी भी होती है। उसको लगता है कि टर्म की खुशी सब कुछ है ना? अगर इस लेवल के ऊपर की खुशी से ऊपर, इन छोटे लेवल की खुशियों से ऊपर उठ जाओगे, तो पता चलेगा कि अल्टीमेट खुशी तो कुछ और ही है ना? तो यहाँ जाता अपने किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। और सेकंड क्या जाता है? सेकंड चैप्टर देखने वाले अपन। सेकंड चैप्टर है अपना शैक्षणिक सुधार से और सामाजिक सुधार से जुड़ा, आजादी से पहले, यानी आजादी पूर्व, सामाजिक व शैक्षणिक सुधार। ठीक, इसमें देखने वाले। इसमें कुछ अपन सामाजिक सुधार देखेंगे, शैक्षणिक सुधार देखेंगे, इसके साथ कुछ प्रमुख जननायक वही देखने वाले। तो मेनली तो अपन सामाजिक सुधार है और शैक्षणिक सुधार है, और कुछ जननायकों के नाम आएंगे, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे भी है सब जननायकों के नाम। तो यहाँ पे प्रमुख कुछ जननायक है या कुछ व्यक्तित्व के बारे में देखने वाले हैं ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा फ्रेमवर्क है। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं अपन। तो अपन किसान आंदोलन को शुरू करते हैं। किसान आंदोलन जो अपने 7th चैप्टर, उसमें अपन आगे कंटिन्यू करें। तो किसान आंदोलन पढ़ने वाले कितने किसान आंदोलन देखेंगे, मोटा मोटी में बता दूं ना, तो कितने किसान आंदोलन देखने वाले अपन यहाँ पे। अपन बिजुलिया के बारे में देखने वाले, बेगू के बारे में देखने वाले, बूंदी किसान आंदोलन के बारे में देखने वाले। पहले अपन ना बूंदी पढ़ लेंगे, ठीक है? पहले बूंदी किसान आंदोलन, फिर अपन बेगू किसान आंदोलन, इसके बाद नीमूचोड़ा किसान आंदोलन, नीमूचोड़ा किसान आंदोलन के बाद अपन शेखावटी किसान आंदोलन, और शेखावटी से पहले थोड़ा सा अपन सीकर, जो कि जयपुर का एक ठिकाना था उस समय, सीकर किसान आंदोलन के बारे में, और देन अपन शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में। इसके बाद कोई एक आधी घटना है ना जहाँ पर किसानों के साथ बुरा ट्रीट करा गया है, जैसे कि इन अलग अलग जगहों पर हो रहा था। मैंने जो आपके सामने जो 6 नाम इन अलग अलग जगहों पर हो रहा था, इसी तरीके से कुछ 1-2 और घटना है जो लास्ट में गिवन की गई। तो इस तरीके से किसान आंदोलन के बारे में देखना, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं, बहुत ही आसान चीजें समझ आ जाएगी। देखो क्या देखने वाले, किसान आंदोलन। किसान
आंदोलन, किसान आंदोलन जो कि अपना फर्स्ट हेडिंग है। ठीक है, तो किसान आंदोलन क्या देखना है, किसान, ठीक है चलो कोई नहीं, किसान आंदोलन अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन बेसिकली 3 चरणों में बटा हुआ था। कौन कौन से चरण में, देखो समझो 1900 से लगाकर 1923, और 1900 से लगाकर 1915, 1915 से लगाकर 1923, और 23 से लगा करके जो 41 तक। ठीक है, तो कुछ 3 चरणों में बटा होता है, उन 3 चरणों में कुछ घटनाएं हैं पढ़ो की, कुछ ना कुछ उन तीनों चरणों में हुआ, बस इतना देखना। और कुछ बच जाता है ना, उसको अपन अदर करके समझ लेंगे, अदर जानकारी करके समझ लेंगे। थोड़ा सा कुछ बचा कुचा इधर उधर की बातें जो अलग अलग बिखरी हुई उनको थोड़ा सा अपन मर्ज करके अदर फैक्ट में समझ लेंगे। तो क्या देखते हैं, 3 चरण होते हैं। क्या है, 1900 से 15 तक एकदम कंक्रीट, 15 से लगा करके 1915 से लगाकर 1923 समझो 25 है। ठीक है, और फिर अपने 1923 से लगा करके जो 1941 ये है इसके चरण। ठीक है, समझ आए। अब ध्यान रखो, यहाँ 2-3 संख्या और कम हो जाती है, तो अपने 1897 से। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल चीज होती है तो अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये 3 चरण होते हैं, तीनों चरणों में कुछ ना कुछ घटनाएं पड़ी। यहाँ 2 राजा होते हैं, और यहाँ अपने जैसे पति के और माणिकलाल वर्मा, और यहाँ पे कोई 2-2 शख्स है। तो मैं बताऊं ना, तो यहाँ पे 2 शासकों का जिक्र होता है। कौन, कृष्ण सिंह प्लस पृथ्वी सिंह, इन 2 राजाओं का जिक्र होता है। इन 2 राजाओं का जिक्र क्यों हुआ, देखो यहाँ पे कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के लाख बाग लगा दी। अब यहाँ के लोग परेशान हो गए, नानाजी ठाकुर बहुत परेशान हो गए थे, राजा को शिकायत, महाराणा को शिकायत करने लगे। अब ये शिकायत करने गए तो कृष्ण सिंह को ये बात खटक गई कि मेरी शिकायत कैसे करनी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, फिर चौरी कर लगा दिया। 1903 के दरमियान इन्होंने चौरी कर लगा दिया। चौरी कर बेसिकली क्या था कि 3 रुपए लड़कियों की शादी पर लगा देते, और दूल्हे पक्ष की ओर से, दूल्हे पक्ष की ओर से ये सारे व्यक्ति आते इस परिवार के, राजा के सामने नतमस्तक होते और फिर आपस में शादी कर सकते थे, फिर शादी की रस्म निभा सकते थे। इस तरीके से कुछ चौरी करो, नतमस्तक होने वाली प्रथा इन्होंने चला दी थी, और खफा हो गई किसानों से। और इसका विरोध करने के लिए किसानों ने क्या करा, 2 सालों तक शादी नहीं कर रहे। अगर ऐसी हरकत राजा कर रहे हैं तो हम भी विरोध करेंगे, मुख्य विरोध करेंगे, शादी नहीं करेंगे 2 साल तक। फिर कैसे कैसे किसान इस तरीके से जब मुख्य विरोध करते हैं ना, तो कृष्ण सिंह के द्वारा चौरी कर कुछ एकदम क्लियरली गिवन तो नहीं, माफ करा गया नहीं करा गया, लेकिन हाँ इस तरीके से कुछ बातें तो मान ली गई थी। तो किसानों को थोड़ा सा साहस मिला कि शायद हमारी बातें मानी जा सकती है अगर हम कुछ करें तो, है ना। तो ये कुछ इस तरीके की घटना थी अपने पहले चरण में। पृथ्वी सिंह के समय क्या हुआ, जब कृष्ण सिंह का देहावसान हो गया 1906 के अराउंड, 3 में इन्होंने चौरी का लगा, 1906 के अराउंड जब इनका देहावसान हो गया तो पृथ्वी सिंह राजा बन गए। इनके पड़ोसी क्या, इनके क्लोज के रिलेटिव थे, बाकी इनके उत्तराधिकारी बनते, क्लोज के रिलेटिव थे। ये राजा बनते हैं तो ये अपनी, जब भी कोई राजा बनता है तो तलवार बंधाई कर लिया जाता था मेवाड़ में। तो अब मेवाड़ के ठिकाना था बिजुलिया पे, तो इनसे तलवार बंधाई कर लिया गया। तो इन्होंने जनता को तोड़ दिया, जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई। साधु सीताराम दास और अपने फतेहकरण और ब्रह्मदेव, इन तीनों ने इसका विरोध करा, और जब इन तीनों ने विरोध करा तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बस इतनी सी हल्की सी इन्फॉर्मेशन थी, बस इतना देखो। इस तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, अपन कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। कोई नए बच्चे जुड़े हैं या फिर 9th वाला सेशन बहुत समय हो गया तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ ये पहले चरण की करना है। दूसरे चरण में क्या होता है, देखो दूसरे चरण में आ जाते हैं अपने विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक प्लस माणिकलाल। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगी, है ना, आपको थोड़ा ठीक दिखे। देखो विजय सिंह पथिक क्या होता है, विजय सिंह पथिक 1917 का, देखो 1917 इसी दरमियान, तो 1917 में ऊपर माल में पंचकोट की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं, बेसिकली वहां बहुत प्रसिद्ध होने लग जाते हैं लोगों में, महात्मा जी के नाम से जाना, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं किसानों के लिए काम करूंगा। तो जब इनको प्रसिद्धि मिली ना, फेम वगैरह मिली, तो इन्होंने सोचा कि अब शायद मैं किसानों के लिए काम करूँ तो काम सक्सेस होने के ज्यादा आसान है ना। तो इन्होंने 1917 आते थे ऊपर माल में पंचकोट की स्थापना कर दी हरियाणा यूनिवर्सिटी में, ताकि किसान भी थोड़ी हेल्प कर सके। माणिकलाल वर्मा इनसे जुड़ जाते, ये कुछ अपने सरकारी नौकरी में होते, लेकिन नौकरी वगैरह छोड़ के विजय सिंह पथिक के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये दूसरे चरण की घटना है। उसके बाद तीसरे चरण क्या होता है, तीसरे चरण में यहाँ पर है ना जयदयाल करके एक शख्स जुड़ते हैं। जयदयाल पे एक जमनालाल बजाज करके एक व्यक्ति जुड़ते हैं। वो क्या करते हैं, उदयपुर राज्य से बातचीत करते हुए कहते हैं कि समझौता कर लो। अब वो बहुत ज्यादा किसानों को नाराज करना ठीक नहीं है, वरना वो आपको नाराज कर देंगे। ठीक है, तो नफरत से डरा करो, क्योंकि किसी की नफरत है ना कुछ भी करवा सकते हो उससे। तो दूसरों की नफरत मत लो, है ना। कोशिश करा करो कि लोगों को दिलों में राज करो, लोगों के दिलों में बच सको। यानी उनके दिल में अगर आपके लिए नफरत है तो पता नहीं वो नफरत आपके लिए क्या क्या बुरा कर सकती है ना। तो यहाँ आ जाता है जमनालाल बजाज। तो क्या देखते हैं, ये तीसरे चरण में जुड़ते हैं और बात करते हैं 1941 में, लास्ट में बात करते हैं सुखदेव से। कहते हैं कि वापस लेना आंदोलन नहीं मानते सुखदेव। और लेकिन जब प्रजामुल्क आंदोलन हुआ ना, यहाँ पे इन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, प्रजामुल्क आंदोलन का सपोर्ट मिल गया तब तो मेरी खैरियत नहीं है।
फिर बाद में फिर उन्होंने जब इनकी बात नहीं मानी थी उन्होंने बजावड़ा आंदोलन में, तब ये थोड़ी थोड़ी बात मान लेते हैं, थोड़ा इनके जहन में बात पड़ती है कि नहीं यार समझौता कर लेना चाहिए। फिर जब अल्टीमेटली जब 1942 का समय है ना, ऐसा सोच रहे होते, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रख ही रहे होते, और फिर इतने इनके द्वारा थोड़ी और पहल कर दी 1943 का समय है, तो एक अपने राघवाचारी नाम से दीवान होते, ये राजस्व मंत्री को भेजते कि जाओ राजस्व मंत्री बातचीत करके आओ, शायद अब मान जाए। तो वीटी कृष्णाचार्य आते हैं और यहाँ पे सुलह वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो वीटी कृष्णाचार्य ने अपने एक मनोहर सिंह राजस्व मंत्री होते हैं, तो मनोहर सिंह वो आते, तो यहाँ पे एक राघवाचारी होते हैं, राघवाचारी के द्वारा मनोहर को भेजा गया। वीटी राघवाचारी और ये मनोहर सिंह को भेजते। वीटी राघवाचारी ने किसको भेजा था? मनोहर सिंह को। मनोहर सिंह ये थे दीवान और ये थे राजस्व मंत्री, इनको भेजा और फिर सुलह वगैरह हो जाती। तो ये इस तरीके की स्टोरी थी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा समय ना, अब आपको है ना इस स्टोरी के साथ लगते हुए थोड़े थोड़े फैक्टर बताने की जरूरत है। तो इन्हीं पॉइंट के मैं थोड़े से फैक्ट यहाँ पे गिवन कर देती हूँ, वही अपने कृष्णाचार्य कृष्ण यहाँ लिख लेते हैं। कृष्ण सिंह प्लस पृथ्वी, देन विजय और माणिकलाल वर्मा, देन जमुनालाल प्लस ये बाकी सारे ना राघवाचारी और मनोहर, ठीक है। तो देखो पहले चरण में क्या हुआ था, 1903 में चौरीकर, ठीक है। 1903 वाली चौरीकर की घटना थी, और इसके साथ विरोध किसके द्वारा किया गया था? नानाजी ठाकजी। जो फैक्ट हमको ध्यान रखना है, ठीक है, नानाजी और ठाकजी। देन सेकेंड बात आ जाती है नानाजी और ठाकजी, इनके द्वारा विरोध किया गया था। बस इतनी ही मेन तो घटना इतनी है। और गिरधरपुरा गांव में है ना, गिरधरपुरा गांव के थे अपने नानाजी और ठाकजी। बस 1903 में विरोध किया गया, नानाजी ठाकजी ने विरोध करा था, 1903 में करा था। और ये नानाजी ठाकजी बेसिकली पता है घटना यहाँ होती है कि गिरधरपुर गांव में एकत्रित होते हैं, सभा वगैरह कर रहे होते हैं, और ये यहाँ सोचते हैं कि हम फतेह सिंह को बता देंगे सारी बातें। उदयपुर के एक शासक के फतेह सिंह, उनको ये सारी बातें बता देते हैं। इस तरीके की थोड़ा इंसिडेंट होता है। मैंने आपको कहा ना कि किसी राजा को बताने की बात करते हैं, तो उदयपुर के फतेह सिंह को बताने की बात करते हैं। जब ये गिरधरपुर गाँव में किसी मृत्यु भोज पर किसी पर ऐसे कोई सामाजिक समारोह होता है ना, वहां पे मिलते हैं ना, तब ये ऐसा सब सोचते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बताया। देन पृथ्वी सिंह के समय में क्या हुआ था, एक 3 व्यक्ति का नाम लिया था मैंने। एक तो कौन हो जाते हैं, देखो नाम ध्यान रखोगे। एक तो अपने साधु सीताराम है, साधु सीताराम थे। और कौन था? साधु सीताराम हो जाते हैं। और इसके बाद ब्रह्म और नारायण, इसके साथ थोड़ा सा हमको नीचे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने ब्रह्मदेव और नारायण, ये 3 शख्स होते हैं, इनको निकाल देते हैं। तो ये फर्स्ट चरण के जो थोड़े फैक्ट थे ना, मैंने आपको बताया, वो मैंने रिटर्न कर दिया थोड़ा सा, ताकि चीजें याद बनी रहे विजय से। अभी तो आपको याद रह जाएगी, लेकिन आप जब तक नोट नहीं करोगे, देखो साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट करते जाए करो। हमेशा कहती हूँ, जब भी पढ़ाते हो हमेशा कहती हूँ, गांधी जी कहते हैं कि 3H का नियम काम करता है, 3H का नियम काम करता है। आपका हेड, आपका हैंड और आपका हार्ट, जब तीनों मिलकर काम करते हैं ना, तो आपको चीजें याद रखने की कोशिश करते हैं कि घर में क्या हो रहा है, पता है कि कल पूरा दिन कैसे बीता है, मम्मी ने क्या करा है, मतलब कि आसपास भाई बहन क्या कर रहे थे उस दिन, सब कुछ पता है, अच्छे से पता है। क्योंकि उसको हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल तरीके से नहीं देखा, उसको एक लाइटली वे में हमने लिया एकदम। अगर अपन घर परिवार में कुछ भी घटना होती है, कुछ भी होता है, तो उसके साथ होल हार्टली जुड़े। कुछ भी हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ है, या फिर कुछ भी मान लो प्रोग्राम वगैरह हुआ है, तो उसकी सारी घटनाएं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद है। तो वो कैसे याद रह जाती? तो इन चीजों को अपन थोड़ा सा एनालाइज करें कि कैसे याद रहती है, क्योंकि वहां पर होल हार्टली जुड़े। उस समय आप कुछ सोच रहे होते हैं क्या, मान लो कुछ प्रोग्राम वगैरह हुआ, तो उस समय आप स्कूल के बारे में सोच रहे होते हैं, उस समय पढ़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठे तब उसके बारे में सोचे। तो पढ़ाई को आप और पढ़ाई अलग नहीं हो, आप दोनों एक होंगे ना, तब आपको चीजें मुश्किल नहीं लगी ना। तो दो सेपरेट शख्सियत की तरह मत देखा करो। जब आप पढ़ने बैठो तो आप और पढ़ाई बिल्कुल एक है ना। तो यहाँ ज्यादा ब्रह्मदेव के बारे में और नारायण के बारे में। जैसे प्रतीक में क्या लिखते हैं, दूसरे चरण में क्या लिखते हैं बेसिकली, तो मैं इसको चरणों का नाम भी दे सकती हूँ और ऐसे भी कह सकती हूँ। जैसे प्रतीक और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में अपन क्या लिखते हैं, प्लस माणिक्य। तो ये फर्स्ट चरण है, ये सेकेंड चरण। क्या लिखते हैं इनमें, अपन हल्की हल्की जानकारी देखते हैं। 1917 ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना, पंच बोर्ड, बस इतना ही लिखते हैं, ठीक है। देन तीसरे चरण में क्या लिखते हैं, तीसरे चरण में अपने जवाहरलाल नेहरू हुए थे ना, बस जानकारी ये देखते पर कि यहाँ पे समझौता हो गया था। तीसरे चरण में समझौता किसके चलते हुआ था, मैंने बता दिया,
जानकारी बता दी मैंने, ये आए थे, दीवान थे, और ये दीवान भेजते मनोहर सिंह को, और यहाँ के राजा के साथ समझौता कर लेते। ठीक है, ये हल्का सा अपने बिजोलिया किसान नाम था। मैंने कहा ना इसके साथ अपन अदर फैक्ट करके देखेंगे। तो ये तो हमने मेनली जानकारी ली, ये वाला जो पॉइंट है अपना, तो मेनली जानकारी इस बारे में ली। अब सेकेंड पॉइंट देख रहे थे, हल्की हल्की जानकारी। 84 सालों तक चला था, अहिंसात्मक था, और ये बिजोलिया जो है मेवाड़ का एक ठिकाना हुआ करता था। यहाँ धाकड़ जाति निवास करती थी, ये खेती पे ज्यादा कृषि वगैरह का कार्य करती थी, ये पंचायती राज व्यवस्था पर बहुत ट्रस्ट करती थी। लेकिन गिरधर करके एक शख्स होते हैं, उनका देहावसान हो गया ना, इससे कुछ 3 साल पहले, इसके शुरू में 84 में, तब जाके यहाँ के किसानों और सामंतों की स्थितियां बिगड़ गई। ये इस तरह की हल्की हल्की जानकारी। सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन ने ही यहाँ के किसानों ने ही आंदोलन की शुरुआत करी थी। इस तरह की हल्की हल्की जानकारी देखते हैं कि 84 प्रकार का लगभग, ये तो नहीं, और 44 सालों तक चलने वाला, 44 वर्ष और अहिंसात्मक, 44 वर्ष प्लस अहिंसात्मक अहिंसात्मक है ना। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो बिजोलिया है, बिजोलिया मेवाड़ का ठिकाना था, मेवाड़ का ठिकाना था। और क्या देख लेते हैं, मेवाड़ का ठिकाना था बिजोलिया। और फिर अपन बता देते हैं कि ये 44 सालों तक चलने वाला बिजोलिया मेवाड़ का ठिकाना था। धाकड़ जाति निवास करती थी यहाँ पे, धाकड़ जाति। और एक मैंने शख्स का नाम बताया ना, वो कुछ गिरधर गोविंद करके एक व्यक्ति होते हैं, गोविंद राज का निधन हो जाता है 1884 में। तब जाके यहाँ स्थिति बिगड़ती, उससे पहले ठीक ठाक स्थिति। तो ये थी बेसिक जानकारी। तो क्या देखा बिजोलिया किसान आंदोलन में 3 चरण देखे हल्के हल्के से, इनमें क्या क्या घटनाएं हैपन हुई उसके बारे में देखा, और बाकी बेसिक जानकारी। अब थोड़ा सा फटाफट से याद रखने की कोशिश करो, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले चरण में क्या होता अपने कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह। दूसरे चरण में क्या होता है जमनालाल बजाज और विजय सेपति और माणिकलाल वर्मा, है ना। दूसरे चरण में ये 1917 में मुकरमा पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। राजा गुब्बारा तो बताइए सर, स्टोरी विजय सेपति की स्टोरी और कृष्ण सिंह की स्टोरी और पृथ्वी सिंह की स्टोरी। ये चोरी कर वगैरह लगा देते हैं, पृथ्वी सिंह 3-4 लोगों को निकाल देते हैं, उनका विरोध करते हैं तलवार बंधाई के लिए, इस वजह से, है ना। और तीसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में राघवाचार्य भेजते हैं मनोहर को, राघव राम और मनोहर कृष्ण भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ समझौता हो गया। इसे लास्ट में हल्का हल्का से देख लेते हैं। 84 सालों तक अहिंसात्मक धाकड़ जाति निवास करती थी, किसान जाती थी, गोविंद राज की मृत्यु हो गई थी। इससे 3 साल पहले आंदोलन के 3 साल पहले गोविंद राज की मृत्यु हो गई, तब जाके स्थिति बिगड़ी, बाकी स्थिति ठीक ठाक चल रही। तो ये हल्की हल्की जानकारी होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। अब क्या पढ़ने वाले बेसिकली, और हाँ, सबसे पुराना ठिकाना था बिजोलिया मेवाड़ के सबसे पुराने ठिकाने में से एक माना जाता है। तो ये हमने देख लिया बिजोलिया किसान आंदोलन। अब क्या देखने वाले हैं अपन नेक्स्ट जानकारी पढ़ेंगे छोटे छोटे किसान आंदोलन, जैसे बूंदी है, बरड़ है, निमजोड़ा है। तो देखना है सेकेंड अपन बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। बूंदी, यहाँ किसने आंदोलन करा था, क्या आंदोलन है ये आंदोलन, बेसिकली ये क्या। तो बूंदी किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी के द्वारा 1921 में कराया। ये विजय सेपति से ही मोटिवेटेड थे, इन्होंने उनको देखकर ही किसान आंदोलन करने की पहल अपने दिमाग में मतलब कि पहल करी इन्होंने। बस इतना सा हल्का सा इनका जिक्र है, और 2-3 बातें हैं कि किसान जब 2 बार इन्होंने किसानों ने जब बैठकी वगैरह करी ना, तो अंग्रेजों के द्वारा इनके साथ बुरा ट्रीट करा गया, गोली बाल तो उनके ऊपर गोलियां मतलब कि गोलियां बरसाई गई इनके ऊपर, किसानों को बहुत सारे किसानों को मार दिया गया। इस तरीके से कुछ घटनाएं हर जगह होंगी, लगभग हर किसान आंदोलन में होंगी इसी तरीके की घटनाएं। लास्ट में कुछ बोलशेविक समझौता हो जाता है, और ये समझौता भी मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर भी अंततः किसानों की बात माननी पड़ती है। तर्पण में से कुछ 34 लाख वाक्य माफ कर दी जाती। तो ये था अपने हल्का सा बूंदी किसान क्या है। देखो बूंदी किसान कुछ 3-4 फैक्ट, ज्यादा कोई जानकारी नहीं। 1921 का समय, रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी ने करा था, है ना। और ये कुछ सभाएं कर रहे होते, और कुछ एक सभा पहले ना कुछ एक सभा होती है इनकी, कुछ बरड़ में, बूंदी के बरड़ में एक सभा होती है, नहीं ठीक है, एक सभा वगैरह का आयोजन होता है। वहां पे 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, देवीलाल और नानक। ये जब 2 व्यक्ति मारे गए, तब यहाँ पर कुछ मारने वाले कौन थे, अपने ट्रेंच नामक एक शख्स थे जो रेवेन्यू कमीशन हुआ करते थे। तो यहाँ पर एक सभा मतलब कि सभा वगैरह का आयोजन हो रहा था, और उस सभा में कुछ नानक प्लस देवीलाल, ये 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। और गोलियां मतलब कि ये हत्याकांड किसके कंधों पर इसका सारा दारोमदार था, तो ट्रेंच नाम शख्स थे, रेवेन्यू
रेवेन्यू कमीशन। ट्रेंच ने यहाँ पर मतलब कि गोली बारूद बरसाए थे किसानों पर। किसानों की शांतिपूर्ण समय पर गोली बारूद बरसाने वाले व्यक्ति ये ट्रेंच नामक व्यक्ति थे जो रेवेन्यू कमिश्नर थे। और वहां पे 2 व्यक्ति मारे गए थे, नानक और देवीलाल मारे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके का एक घटना, इस तरीके की घटना होती है यहाँ पे। देन फिर बता देते हैं कुछ बोल्शेविक समझौते के बारे में। तो राजस्थान सेवा संघ क्या है? बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता क्या है? बोल्शेविक समझौता अंततः तो फटाफट से देख लेते हैं। राजस्थान अपने रामनारायण चौधरी प्लस राजस्थान सेवा संघ, इनके बीच में जो समझौता हुआ ना उसको बोल्शेविक समझौता कह दिया। लेकिन इनके महाराजा ने और मेवाड़ के रेजिमेंट ने ये समझौता मानने से इनकार कर दिया था। कौन कौन व्यक्ति थे? महाराजा, यहाँ देख लेते थोड़ा सा अपन, महाराजा प्लस मेवाड़ रेजिमेंट, ये समझौता मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी अंततः सुलह वगैरह हो जाती है। और यहाँ पर 53 में से कुछ 10, 53 में से कितनी 10 लाख बागटे माफ कर दी, 43 हो गई। अब इसको रिवर्स कर लो, कितनी 34। ठीक है, तो इतने लाख बागटे माफ कर दी गई थी और किसानों को सेटिस्फाइड करा गया था कैसे कैसे। तो ये कुछ 3 घटनाएं होती है और कुछ है ना, बस ये इस तरीके कुछ घटनाएं यहाँ पे एक ये बताया कि एक घटना विशेष होती है और जिसके जाके समझौता होता है। लेकिन समझौता भी मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अंततः किसानों की जीत होती है। 53 में से 34 लाख बागटे माफ कर दी जाती है। ये हल्की हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। सेकेंड क्या देख लेते हैं अपन, नेक्स्ट आंदोलन देखेंगे अपन, बेगू किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, इसके बाद अपन बेगू किसान आंदोलन। एक्चुअली मेरे माइंड में ये चल रहा था कि क्या पहले कभी बेगू तो नहीं आता है। ठीक है, तो नहीं, पहले बूंदी पढ़ते देन बेगू पढ़ते हैं। क्या देखते हैं इसमें? देखो बेगू किसान आंदोलन में क्या होता है, इसमें भी ठीक ऐसे ही हुआ। यानी सभाएं वगैरह हो रही थी कहीं पे, तो वहां पे बोले यहाँ बेगू पे पर्टिकुलरली अपने ये जो घटनाएं मैंने बताई ना, आपको, ये बरड़ नामक इलाके में होती है। कहाँ होती है ये घटना? आपने एक है अपने बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन में क्या जानकारी दी मैंने? बेगू किसान आंदोलन में ठीक ऐसी घटना होती है। ये आंदोलन 1943 में समाप्त होता है। और यहाँ कुछ एक स्थान होता है, यहाँ पर भी ठीक ऐसी ही घटना होती है। ठीक है, और क्या बताते हैं बेगू किसान आंदोलन बेसिकली किया किसके द्वारा गया है? तो यही करते हैं, रामनारायण चौधरी भी करते हैं, 1926 के अराउंड करते हैं। तो 1926 में किन के द्वारा? राम नारायण चौधरी प्लस एक नैनूराम, और इनके साथ एक और व्यक्ति होते हैं, कुछ हीराला अभिन्न एक और शख्स होते हैं कुछ अपने हरिभाव किंकर करके। तो नैनूराम प्लस हरिभाव किंकर करके, ये तीनों व्यक्ति यहाँ पर आंदोलन कर देते हैं, बेगू किसान आंदोलन कर देते हैं। 1926 के अराउंड करते हैं बेगू किसान आंदोलन। यहाँ पर भी कुछ सभाएं वगैरह होती हैं, तो कुछ व्यक्ति यहाँ पे माने जाते हैं। और फिर 1900 बरड़, देखो अपने यहाँ पर बरड़ में सभाओं का आयोजन होता है और वहां पर भी गोलीबार बरसाए जाते हैं किसानों पर, शांतिपूर्ण सभाओं पर। इस वजह से फिर अंततः समझौता हो जाता है 1943 में किसानों के साथ। ठीक है, तो 1900 समझौता कब हुआ? यहाँ पे समझौते से पहले हत्याकांड या बरड़ नामक इलाके में होता है। देन समझौता हो जाता है अपने 1943 के आजादी से 4 साल पहले, 1943 में समझौता हो जाता है। देन इस तरीके की घटना होती है। ठीक है, बस इन्होंने शुरू करा, बरड़ में कोई ऐसे ही हत्याकांड वगैरह हुआ था किसानों के साथ, तो फिर अंततः समझौता हो ही जाता है। 1943 में समझौता हो जाता है ना। इस तरीके से कुछ हल्की हल्की से जानकारी थी अपने बेगू किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, जबकि है ना कक्षा, ये देखो मेरे माइंड में ये चल रहा है, कक्षा 9th में थोड़ी बातें अलग है। यहाँ बताया गया कि बेगू किसान आंदोलन 1922 में होता है और नैनूराम के द्वारा करा जाता है। ठीक है, अदर नाम होते हैं, लेकिन वहाँ 1922 दे रखा है, तो 1922 भी आप ध्यान रखोगे, 1922 भी ध्यान रखोगे। और वहां बताते हैं कि एक डाबरी गांव होता है, डाबरी गांव में 1923 में डाबरी गांव में
बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन है अपना। देन अपन 1 सेकेंड रुकना है ना थोड़ा सा। ठीक है, हत्याकांड हो जाता है 1922 में। यहाँ पर देखेंगे बूंदी किसान आंदोलन, देन अपन ठीक है ना, सब कुछ इंफॉर्मेशन यही रखो आप। ठीक है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे दोनों आंदोलन। अब क्या देखने वाले, निम्बूजोड़ा किसान आंदोलन। निम्बूजोड़ा किसान आंदोलन फटाफट से देख लेते हैं। नीमूचाणा किसान आंदोलन फटाफट से देख लेते हैं क्या जानते हैं। देखो नीमूचाणा में 1921 में सुअर मारने की अनुमति मिली। यहाँ के किसानों को सुअर मारने की अनुमति नहीं मिली, 21 में अनुमति मिली। उसके बाद फिर भी 1923 और 1924 में 1923 और 1924 में पता नहीं महाराणा को क्या हुआ, उन्होंने जयसिंह तो सवाई जयसिंह के द्वारा कर बढ़ा दिए। जयसिंह के द्वारा करों में वृद्धि कर दी गई और कर जब इंक्रीज करे ना तो 1925 में यहाँ पे नीमूचाणा में एक सभा हो रही थी। नीमूचाणा में एक सभा हो रही थी तो वहां पे गोलियां वगैरह बरसा दी। इसी तरीके से हत्याकांड हुआ, 800 किसानों को मारा वहां पे। तो इसी वजह से इसको डायरवाद, इसको उपाधि किसकी दी गई, डायरवाद और एक अपने डायरवाद और एक और उपाधि दी गई इनको कुछ, ये जलियांवाला बाग कहते हैं, जलियांवाला बाग। तो ये बात थी हल्की हल्की से। देखो क्या देखा, तीनों किसान आंदोलन, तीनों में कहीं ना कहीं किसानों के साथ बुरा व्यवहार हुआ। यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। तो यहाँ अपन बूंदी में देखते हैं कि जो किसान, जहाँ ये जो हत्याकांड हुआ इसमें नानक और देवीलाल मारे गए। बेगू में बताया नहीं गया, लेकिन बरड़ में एक हत्याकांड होता है, पता नहीं कौन मारा गया, लीवर नहीं। नीमूचाणा में बताया गया कुछ 800 किसान मारे गए थे। ये घटनाएं हुई ना, और यहाँ पे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये घटना तो हुई। रामनारायण चौधरी यहाँ पे नेतृत्व करते हैं, यहाँ पे भी नेतृत्व रामनारायण चौधरी करते हैं। यहाँ पे नेतृत्व करने वाले कोई गिवन नहीं है, लेकिन हाँ कोई गिवन नहीं, कोई खास व्यक्ति थे नहीं प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पे। देन अपन थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ किसानों के साथ जब बातचीत हुई, समझौता हुआ, तो उसका नाम है बोल्शेविक समझौता। हालांकि मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ किसानों से बातचीत, बेगू में कुछ बातचीत हुई, कुछ अपने फिर किसान इस बातचीत के तहत 53 लाख 34 लाख बातें माफ कर दी गई। यहाँ पे भी किसानों से कुछ बातचीत हुई होगी, समझौता हुआ होगा, बताया नहीं क्या समझौता है, क्या कुछ शर्तें वगैरह, लेकिन 1943 में हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ समझौता वगैरह हुआ होगा, लेकिन समझौता तो पहुंचा ही नहीं, समझौता तो हुआ ही नहीं होगा शायद। और 1925 में अपने नीमूचाणा पर 800 किसानों के साथ बुरा सलूक करा गया, तो डायरवाद और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बारी हुई। तो क्या देखा इन तीनों में देखा कुछ घटनाएं होती और घटनाओं के चलते बाद में समझौते हो जाते हैं। बस इस तरीके से हमें जानकारी दी, कुछ घटनाएं हुई है और इनमें कुछ फैक्ट ऐड है, मतलब ये घटना कौन सी है, कहाँ पर होती है, कौन मारे जाते हैं, समझौता किसके द्वारा किया गया, समझौता जुड़ी कुछ बातें कि कितनी शर्तें माफ, कितनी लाख बातें माफ कर दी गई, या फिर कब हुआ है। इस तरीके से 2 फैक्टर को माइंड रख के या 2 फैक्टर को सेंटर में रख के ये 3 आंदोलन अपने कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या देखने वाले अपन, अब हल्के हल्के से जानकारी देखने वाले कुछ अपन नेक्स्ट किसके बारे में देखेंगे। अब कुछ हल्के हल्के से आंदोलन है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र। एक थोड़ा सा शेखावटी के बारे में, सीकर के बारे में और शेखावटी के बारे में। तो अपना कहाँ तक लिख दिया मैंने, 3 पहले बताया और इससे पहले 1 पढ़ा, तो 4, उसके बाद 5 और 6 इनके बारे में देखने वाले। और लास्ट में कुछ घटनाएं देखेंगे, कुछ अन्य करके। देखो 5वें पे क्या देखने वाले, सीकर के बारे में, सीकर, और फिर यहाँ शेखावटी देख लेंगे। शेखा क्या देखते हैं, सीकर में राजा होता कल्याण सिंह, वो राजा बनता है। तो अपने से पहले जो इनसे पहले जो जागीरदार की मृत्यु है ना, उसका जो पूरा कर इनके ऊपर आया था वो जनता पर थोप देता है। कर देने पड़ते होंगे इनको, इस तरीके के कुछ टैक्स अदा करने पड़ते होंगे, तो इस तरीके के टैक्स को आम जनता पर थोप देता है। जनता बहुत ज्यादा नाराज होती है, विद्रोह वगैरह करती है। तो विद्रोहियों में नेता कौन होते हैं, एक हरलाल, नेत्राम और पृथ्वी सिंह गोड़, ये नेता होते हैं। ये नेतृत्व करने वाले, लीडरशिप करने वाले नेता होते हैं। इन दोनों में इस तरीके से कहां सुनी चल रही, कल्याण सिंह में और इन नेताओं में। तो बीच में हमारा जयसिंह मध्यस्थता कराता है, जयपुर मध्यस्थता कराता है। जयपुर की मध्यस्थता के चलते यहाँ के किसानों में कुछ शर्तें मानी जाती, इतना सा बस फिनिश हो गया। तो क्या देखते हैं अपन, इसमें अपन देख लेते हैं कि एक कल्याण सिंह का, कल्याण नाम का एक राजा होता है, कल्याण सिंह सीकर का शासक होता है। कल्याण सिंह शासक तो नहीं, एक जागीरदार करके होता है।
और ये जनता पर कर थोप देता है। तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, एमटी कौन होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं हरलाल सिंह, पृथ्वी सिंह और हरलाल, पृथ्वी और नेत्रा। नेता का लाल, पृथ्वी, नेता के बेटे का नाम पृथ्वी सब है ना। तो नेता में 3 व्यक्ति होते हैं बस। और यहाँ क्या देखते हैं, जयपुर की मध्यस्थता से ठीक ठाक स्थिति बन जाती है यहाँ पे, जयपुर मध्यस्थता, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। शेकआउटिंग क्या देते हैं, शेकआउटिंग में कुछ इलाके ऐसे जो कुछ इलाके ऐसे जो कर लेने से साफ इनकार कर देते हैं। और यहाँ पर एक किसानों को लीडरशिप करने के लिए या फिर किसानों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसानों की बातों को रखने के लिए एक समिति की स्थापना करी थी। चिड़ावा के व्यक्ति थे कालीचरण, उन्होंने कालीचरण ने सेवा समिति की स्थापना करी थी। जयपुर ने यहाँ भी कोशिश करी कि मध्यस्थता के काम बना दूं, लेकिन बन नहीं पाया। क्या देखते हैं, देखो यहाँ आ जाता है हल्की हल्की सी जानकारी। कुछ इलाके थे तो डीएम बन जाओ तुम, तो यूपीएससी की तैयारी करो, डीएम बन क्या है अपने, देखो 2 आता है यहाँ पे। हाँ, तो डुंडलोद वगैरह और मालासर वगैरह, मंडाव वगैरह, बिसाऊ वगैरह, नवलगढ़ वगैरह, डुंडलोद और मालासर के साथ अपने मंडावा और बिसाऊ और नवलगढ़, ये कुछ स्थान थे जहाँ पर किसानों के साथ बुरा होता है। यहाँ पे किसानों को यहाँ के ठाकुर के द्वारा किसानों के साथ अत्याचार करे जा रहे थे। और एक और अपने डुंडलोद के ठाकुर के द्वारा किसानों के साथ अत्याचार करे जाते हैं। यहाँ के ठाकुर भी करे थे। एक और लिखा है डुंडलोद, कहाँ लिखा मैंने, डी से डुंडलोद सब मैंने ये रहा। तो यहाँ के ये जो स्थान थे ना, यहाँ के जो शासक वगैरह थे या जागीरदार वगैरह थे, ये बहुत बुरा सलूक कर रहे थे किसानों के साथ। और फिर देखो क्या होता है कि एक व्यक्ति होते चिड़ावा के कालीचरण, मास्टर कालीचरण के द्वारा सेवा समिति की स्थापना करी। सेवा समिति की स्थापना करी गई ताकि कुछ ना कुछ हेल्प कर पाए। जयपुर ने यहाँ पे भी कोशिश करी, लेकिन कुछ जयपुर द्वारा मध्यस्थता, लेकिन कुछ असर हुआ नहीं। यहाँ पे वहां हो गया था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ मध्यस्थता। बस इतनी सी जानकारी होती है इनके बारे में। बस ये खत्म हो गया हमारा शेकआउटिंग। मैंने कहा था ना 2 घटनाएं होती कुछ, तो अपन 7 पॉइंट पे 2 घटनाएं देख लेते हैं। एक होती है 1942 में, एक होती है 1945, एक 42 में और एक होती है अपने 45 में। 42 में क्या हुआ, एक व्यक्ति होते अपने, एक चंद्रभान करके होते हैं, चंद्र सिंह करके होते हैं, चंद्रावल ठाकुर होते हैं, चंद्रावल के ठाकुर होते हैं। इनके द्वारा किसानों के साथ बदसलूकी करी जाती है। 45 में डाबड़ा कांड होता है। यहाँ पर कुछ 600 किसानों के साथ बुरा व्यवहार हुआ। डाबड़ा में 600 किसानों का बुरा, ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन थी। क्या होता है कि सीकर में कोई व्यक्ति होता है कल्याण, और इधर होता है हर नेता के बेटे का नाम पृथ्वी तो हो सकता है। ये दोनों आपस में उत्तम होता कर रहे। और फिर अपने यहाँ अपने कि जयपुर ने मध्यस्थता करी, कैसे कैसे इनमें सुलह वगैरह करवा दी। शेखावटी में यहाँ पर भी अलग अलग स्थान है, और यहाँ के जो किसान हैं ये विद्रोह वगैरह कर रहे हैं, और बेचारे इन किसानों के साथ दुर्व्यवहार वगैरह हो रहा है यहाँ पे। और देन देख लेते हैं यहाँ पे कोई कोशिश करता है, चिड़ाव के कालीचरण कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ भला कर पाए यहाँ के किसानों का। जयपुर ने भी कोशिश करी, लेकिन यहाँ ये कुछ बेनिफिट नहीं दे पाए किसान को। यहाँ तो कोशिश सक्सेस हो जाती, यहाँ कुछ कोशिश सक्सेस नहीं होती। 2 घटनाएं होती हल्की सी, चंद्रावल ठाकुर के द्वारा बुरा किया गया 42 में, और डाबड़ा कांड अपने 1945 में। वहां बताया गया था डाबड़ा कांड अपने 1947 के अराउंड बताया जाता है, डाबड़ा कांड 1947 में, और यहाँ 1945 में। देखो कॉन्ट्रोवर्सी ये दोनों ध्यान रखना, दोनों ही ध्यान रखने अपने को सर हो गया। 9th बुक में ये जानकारी दी थी। तो इस तरीके से हमने कुछ किसान आंदोलन के बारे में पढ़ी है ना। किसान आंदोलन के बारे में हमने जानकारी देखी। अब फटाफट से देख लेते हैं अपन कुछ नेक्स्ट जानकारी। तो हमने हाँ फटाफट से रिविजन भी करना है। अब देख लेते थोड़ा सा अपन आदिवासी आंदोलन पर बहुत छोटी सी क्या कहूँ, बहुत थोड़ी सी जानकारी आदिवासी आंदोलन के बारे में। तो और सेकेंडली अपन देख लेते थोड़ा सा प्रमुख जो जनरल नायक व्यक्ति थे इस समय जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनके बारे में। तो क्या देखना है आदिवासी आंदोलन बेसिकली ना 3 जगहों में होने वाले 3 कुछ व्यक्ति विशेष को सेंटर करके देखेंगे। एक तो अपने गोविंद गिरी और एक माणिकलाल वर्मा, दूसरे 2 व्यक्ति आते हैं, एक तो हरिदेव जोशी और भोगीलाल पालिया। इन सबके द्वारा अलग अलग जगह के आदिवासियों को मोटिवेट करने का और कुछ जागरूक करने का काम किया गया। तो अब देखेंगे अपन आदिवासी आंदोलन। आदिवासी आंदोलन क्या देखने वाले 3 व्यक्ति, गोविंद गिरी, माणिकलाल, लास्ट में 2 व्यक्ति, 2 कौन, हरिदेव प्लस भोगीलाल पांड्या। ये क्या करते हैं, ये भगत आंदोलन करते हैं, आदिवासियों को मोटिवेट करने के लिए। ये क्या करते हैं, ये एक ही आंदोलन करते हैं, एक ही आंदोलन। ये कुछ नहीं करते हैं, बस वागड़ का जो इलाका है, वागड़
प्लस कांठल विकी। वागड़ कांठल का जो इलाका है ना, वहां पर भीलों को मोटिवेट करने का काम है। क्या करा गोविंद गिरी ने? देखो गोविंद गिरी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भीलों में। गोविंद गिरी क्या करते हैं? भगत आंदोलन करते हैं। भगत आंदोलन मीन्स 1913 में मानगढ़ में हत्याकांड हुआ था। बहुत सारे भीलों को खदेड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा और शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। इसी को भगत आंदोलन का नाम दे दिया जाता है। बस ये इस तरीके से घटना होती है। तो 1913 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ को शहीद स्मारक घोषित कर दिया, हत्याकांड। इसी को कहा जाता है भगत आंदोलन। एक ही आंदोलन क्या होता है? ये भी उदयपुर में नेतृत्व कर रहे होते व्यक्तियों का, किसानों का। 21 मांगे लेकर आते हैं और महाराणा के सामने आते हैं, तुरंत 18 मांगे एक्सेप्ट कर ली और इसी को मेवाड़ की पुकार के नाम से जानते हैं और इसी को एक आंदोलन कहते हैं। मतलब किसानों को एकीकृत करके इस तरह की मांगे रखी थी। तो यहाँ से अपने मातृकुंडिया चित्तौड़ में, मातृकुंडिया उदयपुर कहते हैं, लेकिन मातृकुंडिया में किसानों को एकत्रित करके कुछ मांग रखते हैं। 21 मांगों में से 18 तुरंत मान ली जाती है और इसी को मेवाड़ की पुकार के नाम से। यही था हमारा एक आंदोलन। बस कितना देखें, ये तो देख ही लिया हरदेव और भोगला, ये था हमारा किसान आंदोलन। देखो बच्चों की बुकें तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। ये था अपने आदिवासी आंदोलन। बस इतना ही देखना था, फिनिश हो गया। अब देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं अपन? हल्की सी जानकारी मिली। किसके बारे में नहीं हल्की सी जानकारी लिखी? अब देंगे जो प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति है। ये इस लेसन का तीसरा पार्ट है, प्रसिद्ध व्यक्ति। क्या देखते हैं अपन इन प्रसिद्ध व्यक्तियों में? कुछ नाम देखेंगे। शुरुआत करेंगे गोविंद गिरी से और केसी बार्ड के बारे में, अर्जुन लाल सेठी के बारे में, फिर केसी बार्ड, देन अपन विजय सिंह पथिक जो सबसे प्रसिद्ध है यहाँ, है ना। लगभग इनमें सबसे प्रसिद्ध तो यही है, विजय सिंह पथिक। और इसके बाद अपन थोड़ा सा जोरावर के इससे पहले दामोदर दास राठी के बारे में, उसके बाद जोरावर के बारे में और इसके बाद लास्ट में अपन प्रताप के बारे में। प्रताप के बारे में पहले देखेंगे थोड़ा सा, हाँ, प्रताप और जोरावर के बारे में देखेंगे और फिर लास्ट में अपन थोड़ा गोपाल सिंह भाटी के बारे में देख लेंगे। इस तरीके से मैंने कुछ नाम बताए। अभी क्लियर नहीं, लेट्स सी, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से इनके बारे में जानकारी लेते तो पता चल जाएगा हाँ कौन से नाम है। वैसे आपको सीक्वेंस ध्यान रखनी है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ अपन किन बारे में देखते हैं, हल्की जानकारी देती है। तो कुछ मैं व्यक्तियों का एक बार नाम लिख देती हूँ, हाँ इन व्यक्तियों के बारे में देखने वाले पर। तो पहले अपन देखने वाले गोविंद गिरी के बारे में, देन थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन अगले व्यक्ति है गोविंद गिरी है। उसके बाद अपने अर्जुन लाल सेठी है, अर्जुन लाल सेठी है। उनके बाद केसरी सिंह है, केसरी सिंह हो जाते हैं। उसके बाद अपने विजय सिंह पथिक है। इनके बारे में जानकारी लेंगे अपन, है ना। कुछ कितने हो गए? हाँ, 4 नाम हो जाते हैं अपने। इनके बाद बचे कुछ और 4 नाम कौन से? इनके बाद बचे हुए 4 नाम हो गए दामोदर दास राठी। ये एक साथ रखो, एक पेज पे गिवन है। अगर बुक देखोगे ना तो एक पेज पे गिवन है लगभग, हाँ ठीक है, ये एक साथ रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले अपन? नेक्स्ट अपन देखने वाले जोरावर सिंह के बारे में और इसके बाद प्रताप के बारे में और इसके बाद 3 नाम हुए, जोरावर सिंह, प्रताप और लास्ट में पढ़ेंगे अपन गोपाल सिंह भाटी के बारे में। गोपाल जो कि खरवा से बिलोंग करते हैं, गोपाल सिंह भाटी। चलो यही पढ़ लेते हैं गोपाल सिंह भाटी, यही फिनिश हो जाएगा। एक 2 जानकारी, ज्यादा कोई बात नहीं। गोविंद गिरी क्यों प्रसिद्ध है अभी बताई थी मैंने आपको बातें गोविंद गिरी की प्रसिद्धि की। तो 1913 में मानगढ़ हत्याकांड में किसानों को मोटिवेट करते हैं, भीलों को मोटिवेट करते हैं, जागृति फैलाने का काम करते हैं। देखो गोविंद सिंह बेसिकली बेड़सा है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये ज्यादा है। 1903 में इन्होंने एक सम सभा की स्थापना करी थी। 1903 में सम का मतलब प्रेम और बंधुत्व होता है। और ये भीलों को ना जागरूक करने के लिए करते हैं। और कहीं के जो अपने राजस्थान में कुछ इलाके हैं जैसे कि अपने डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, थोड़ा सा अपने सिरोही भी देख लो तो दक्षिणी इलाका, थोड़ा सा अपने इस तरह पूर्वी इलाका, डूंगरपुर बांसवाड़ा अपने वागड़ का इलाका, प्लस सिरोही अपने मारवाड़ का। तो वागड़ और मेवाड़ इन दोनों यहाँ के भीलों को एकत्रित करने का, प्लस थोड़ा गुजरात भी, तो इन 4 जगहों के भीलों को एकत्रित करने का काम करते हैं। और 1903 में समसभा की स्थापना करते हैं। कुछ शिक्षाओं को प्रसार करते हैं कि हमें ईश्वर वंदना करनी चाहिए, नहा धोकर लो सुबह, और बच्चों की शिक्षा के लिए थोड़ा सा बात करते हैं और कहते हैं कि हमें मेहनत मजदूरी से काम करना चाहिए, कहते हैं कि हमें मांस वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये संदेश देते हैं। बस इस तरीके की जानकारी थी। तो कहाँ पे होते हैं गोविंद गिरी? बेड़सा, डूंगरपुर और दयानंद सरस्वती से प्रभावित। बेड़सा, डूंगरपुर और दयानंद सरस्वती से बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होते, प्रभावित होते। देन थोड़ा सा देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या काम करवाया। तो सबसे पहले ये कहाँ के अपने वागड़ है, उसका थोड़ा सा मेवाड़ का सिरोही आ जाता है, वागड़ के इलाके, उसके बाद अपने मेवाड़ के इलाके, वीएम ध्यान रखना वीएम, है ना। तो वागड़ से अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवाड़ का एक इलाका आएगा, अपने मारवाड़ का एक इलाका है अपने सिरोही। तो यहाँ के और प्लस गुजरात के, ठीक है।
तो ये कुछ VMG करके इलाके होते हैं, यहाँ के भीड़ों को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। देन 1903 में समसभा की स्थापना कर देते हैं। समसभा का मतलब क्या होता है? प्रेम और बंधुत्व। सम राजस्थानी भाषा का शब्द, इसका मतलब प्रेम बंधुत्व होता है। कुछ कुछ शिक्षाएं प्रसारित करते हैं। समसभा, ये तो बताई थी मैंने आपको शिक्षाएं क्या है। समसभा, ये है पूरा गोविंद गिरी का जीवन काल, जो ये भीलों के लिए संबोधित करते हैं। अर्जुना सेठी, पता है अपने को, वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुना सेठी करते हैं, जयपुर के रहने वाले होते हैं। सशस्त्र क्रांति करते हैं। और यहाँ एक थोड़ी सी जानकारी, ये तो अपने पहले देखा, सशस्त्र क्रांति करते हैं और वर्धमान विद्यालय की स्थापना करते हैं। यहाँ ऐसी जानकारी थोड़ा इनके व्यक्तित्व के बारे में कि 6 भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। तो कौन कौन सी 6 भाषा होती है? वही संस्कृत है, पाली है और अंग्रेजी आ जाती है और अन्य फारसी आ जाती है। 6 भाषा को जाता है। तो ये कुछ वर्धमान विद्यालय, वर्धमान बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यही है, वर्धमान विद्यालय प्लस सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र क्रांति, ये 2 बातें। और ये कहाँ से कहाँ के रहने वाले होते हैं? जयपुर। बस ये बातें होती है। और कैसे से बात अपन अच्छे जानते, चेतावनी को चुपटे इन्हीं के द्वारा की जाती है। बीजोज बीकानेर, जोधपुर, जयपुर जो ये स्थान है ना, यहाँ के घरानों पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। ये भी सशस्त्र क्रांति से जुड़े थे। तो देखने अपन तो चेतावनी को चुपटिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसके लिए इनके लिए चेतावनी चुपटिया फतेह को जाने से रोकते हैं। दिल्ली दरबार में कर्जन द्वारा एडम सप्तम के लिए अपने एडम सप्तम के लिए जो एक राज्याभिषेक के लिए एडम सप्तम के स्वागत में एक आंदोलन क्या करें, एक महोत्सव वगैरह रखा जाता है। तो वहां पर जाने से रोकते हैं फतेह को। और कुछ 1300 वाली एक रचना रहती है चेतावनी की चुपटिया। उसके बाद देख लेते हैं एक सशस्त्र क्रांति से ये भी जुड़े हुए हैं। और बीजोज बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, यहाँ के राजघरानों पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। ये हल्की हल्की से इन्फॉर्मेशन। विजय सेठपति को अच्छे से जानते हैं। 1919 में राजस्थान शासन की स्थापना करी है इन्होंने। लेकिन ये देखो, गुजरात, ये थे यूपी के, बुलंदशहर यूपी में का जन्म हुआ था, लेकिन गुड़ावली में, लेकिन ये अपने राजस्थान में आए और राजस्थान शासन की स्थापना करी। वो ये अंडरग्राउंड में रहे बहुत समय तक। क्रांति थोड़ी असफल होने अंडरग्राउंड में चले गए थे 24 के दिन में। देन इनका भोपाल सिंह, इनका जो मूल नाम है ना भूप सिंह, तो भूप सिंह के नाम से जाने जाते हैं। भूप सिंह इनका नाम है। और देन अपने बुलंदशहर यूपी में पैदा होते हैं। बुलंद यूपी के थे। काम क्या करा? 1919 में राजस्थान शासन की स्थापना करी। बाकी अंडरग्राउंड भी रही है कुछ। और फिर अपने यहाँ जो भी जानकारी मैं सब आपको बता रही हूँ। इतना रखो, बुक नहीं भी पढ़ोगे ना, चल जाएगा, आराम से हो जाएगा, चलेगा क्या, दौड़ जाएगा। और फिर अपने यहाँ देख लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे तो क्या दिक्कत है। दामोदर, देखो दामोदर ने क्या करा, ये कुछ अच्छा सा काम करते हैं। अपने को सेकंड लेसन भी देखना है, थोड़ा सा प्राउड है ना। उम्मीद क्या, ये ज्यादा कुछ नहीं करते वैसे तो। अपने क्या है, दामोदर है ना, बेसिकली नसीराबाद और अजमेर, यहाँ पे जो सशस्त्र क्रांति हुई ना, ये यहाँ के सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी इन पर और इनके बेस्ट फ्रेंड कौन, अपने गोपाल सिंह भाटी, इन दोनों को दी जाती है। और इनके अलावा एक और काम करा 1921 में उदयपुर में आर्य समाज की स्थापना करी। तो क्या करा इन्होंने, अजमेर प्लस नसीराबाद में सशस्त्र क्रांति का दारोमदार इनके ऊपर था। इनके प्लस अपने गोपाल सिंह, इनके मित्र थे। तो अपने दामोदर प्लस गोपाल सिंह भाटी के कंधों पर होता है। और ये क्या करते हैं, 1921 में इन्होंने 1921 में उदयपुर में आर्य समाज की स्थापना करी थी उन्होंने। आर्य समाज को पता है ये सशस्त्र क्रांति शुरुआत किसने करी, महेंद्र और रासबिहारी बोस करके तो 2 व्यक्ति होते हैं। ये 15 फरवरी 1921 का दिन डिसाइड करते हैं कि सशस्त्र क्रांति करेंगे। और ये जिम्मा यहाँ इन दोनों इलाकों का जिम्मा इनको सौंप देते हैं, दामोदर साठी आर्थिक मदद भी करते हैं इस क्रांति में। बस इतनी जानकारी। और देन जोरावर सिंह के बारे में क्या देखते हैं, ये वो व्यक्ति है जो हार्डिंग बमकांड से जुड़े हुए हैं और कुछ अपने कोटा और बिहार की जो सरकारें होती है, इनके लिए नाम घोषित कर देती है। इस वजह से कुछ अपने 29 सालों तक ये अंडरग्राउंड में रहते हैं, इस वजह से डर के। और 39वें दिन का देहावसान हो जाता है। कुछ 29 और 39 24 सालों तक, ये 29 सालों तक देखो ये होता है कि ये अपने हार्डिंग बम कांड जो चांदनी चौक कहाँ पे होता है, हार्डिंग बम कांड कहाँ होता, चांदनी चौक दिल्ली में, उससे जुड़े हुए माने जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि रासबिहारी बोस के साथ थे, मिली भगत थी। और देन ये अपने कुछ 24 सालों तक अंडरग्राउंड रहते हैं भी। और फिर 1939 में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, तो ये 39 में इनका देहावसान हो गया और कुछ 29 सालों तक अंडरग्राउंड है। और कौन सी, कोटा और बिहार की सरकारों ने उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया है ना। 24 और 29 थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा मैं देखिए आपको पल बताऊँ ना, क्लियर एकदम। प्रताप, देखो प्रताप हम जानते हैं जोधपुर से होकर गुजर होता है ना। तो यहाँ पे आसाराणा के एक व्यक्ति होते हैं, अपने आसाराणा के मास्टर, ये इनको धोखे से पकड़वा देते हैं। आसाराणा मास्टर इनको धोखे से पकड़वा देते हैं। और फिर क्लीवलैंड, वही अपना क्लीवलैंड का क्वेश्चन कहते हैं कि मैंने प्रताप जैसे युवा ने देखा, बरेली की जेल में रखते हैं। तो बरेली जेल का किस्सा है वही कौन सा, क्लीवलैंड वाला कि मैंने प्रताप जैसा आज दिन तक कोई युवा नहीं देखा।
बरेली, है ना। और फिर अपने गोपाल सिंह खरवा, देखो यहाँ पे क्या होता है, गोपाल सिंह खरवा और दामोदर दास राठी, ये खरवा, गोपाल सिंह राठी खरवा के थे। इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी भूप सिंह, विजय सिंह, ये इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी विजय सिंह प्लस एक ये गोपाल। इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपको सशस्त्र क्रांति का जिम्मा लेना है और जिम्मेदारी निभानी है। इन दोनों ठीक ठाक जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये ना फिर पकड़े जाते हैं किसी किसी तरीके से। तो टोटगढ़ में इनको नजरबंद रखा। टोटगढ़ कहाँ पे, अपने राजसमंद अजमेर पाली यहाँ की सीमा पर। टोटगढ़ में इनको नजरबंद रखा। सलेमाबाद जो कि अपने अजमेर में पड़ता है, सलेमाबाद से पकड़े जाते हैं। सलेमाबाद से पकड़े गए और लास्ट में आते देते थे और लास्ट में आते अपने फिर अपने आगरा की जो तिहाड़ जेल है ना, वहां रखा जाता है इनको। और 1920 में जब छूटते हैं तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से काम करते, सोचते हैं कि अब ये मार काटनी नहीं, शांतिपूर्ण से काम करते, है ना। सलेमाबाद अपने अजमेर में, तो ये अपने अजमेर में, ये अपने राजसमंद अजमेर और राजसमंद और पाली में, ठीक है। तो ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन थी इन सब के बारे में, कुछ ना कुछ है इनके बारे में जानकारी, ये जो मैं बताई बहुत बेसिक से जानकारी, बहुत हल्के से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है। इनके बारे में कुछ, इनके बारे में कुछ, इनके बारे में कुछ, इनके बारे में कुछ, इस तरीके से हल्की जानकारी, है ना। अब अपन देख लेते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया प्रमुख जननायकों के बारे में। अब अपन आ जाते हैं सेकंड चैप्टर जो किस नाम से जाना जाता है। सेकंड चैप्टर फटाफट से देख लेते हैं। सामाजिक, देखो 8th चैप्टर ना, सामाजिक प्लस शैक्षणिक सुधार। देखो मात्र 10 मिनट लगेंगे, छोटा सा चैप्टर। क्या है इसमें हल्की से जानकारी बने कुछ कि यहाँ पर अपन शैक्षणिक सामाजिक सुधार कौन से है और शैक्षिक सुधार कौन से है। तो सबसे पहले सामाजिक सुधार देखते थे। सामाजिक सुधार, देखो क्या क्या हुआ था सामाजिक सुधार। महिला से जुड़े काम हुए सारे सती प्रथा बंद करा दी, बाल विवाह बंद करा दे, मिल विवाह बंद करा दे, डाकन प्रथा बंद कर दे, दास प्रथा। तो क्या आते हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह और डायन प्रथा। इससे पहले दास प्रथा का जिक्र करते हैं, दास प्रथा और डायन प्रथा। तो सती प्रथा में क्या था, 1929 में बंद करी। किसने, 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंद करा दी। इतिहास में अपने मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इसी कोशिश करी थी। और फिर अपने राजस्थान में किसने करी, जयपुर सेवा समिति ने सबसे पहले कोशिश करी। उसके बाद कौन से, केजीएम कोटा जयपुर और केजीएम होता है मेवाड़, कोटा जयपुर और मेवाड़, केजीएम ध्यान रखना। केजीएम में भी उसके बाद बंद होती है, ठीक है। ये खुद तो बहुत ज्यादा थे दयानंद सरस्वती, इससे राजा राम मोहन राय से बहुत ज्यादा बोलते हैं। हाँ, ये खुद बहुत ज्यादा थे। बाकी बाल विवाह कहाँ बंद होता है, सबसे पहले कोटा में होता है। उसके बाद होता है बिजोद में, बीजोजऊ। और ए थोड़ा सा अपने बीजोजऊ और थोड़ा सा अपने अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। और ए से अपने थोड़ा सा अपने अजमेर भी ध्यान रखना है, ठीक है। बीजोजऊ और एक अलवर भी ध्यान रखना है। अलवर देखो मे भी अलवर है, ठीक है। तो अलवर भी ध्यान रखना है इसके साथ। थोड़ा सा फिर मैं आपको ना नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करूंगी कि ये कुछ ऐसे जिले हैं जो ऐसे हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, थोड़ा सा ट्रिकी में दिक्कत हो जाती है में। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा अपन मानते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अनमेल विवाह बंद होता है, अपन जानते हैं 10 दिसंबर को बंद होता है, 1903 में बंद होता है। कौन बंद कराते हैं, कुछ दयानंद सरस्वती अजमेर में कराया जाता है, अलवर में अजमेर में, ठीक है। दयानंद सरस्वती कहाँ पर, अजमेर में बंद कराते हैं। बस इतनी सी जानकारी। सेकेंडली और दास प्रथा 1933 में बंद होती है, चार्टर एक्ट के तहत 1933 1833 चार्टर एक्ट, है ना। और उसके बाद अपने फिर अपन डायन प्रथा कब बंद हुई, 1953, इसके 20 साल बाद 1953 में। और हाँ, ये जो अपने चार्टर, इसको ना चाकरी भी कहते हैं, चाकरी हो गया या फिर हारी भी कहा जाता है। उसके बाद अपने डायन प्रथा के बारे में क्या देखते हैं अपन, तो डायन प्रथा के अपन 1953 के बारे में देख लेते हैं कि डायन प्रथा 1953 में आती है और बंद करी जाती है। और किसके द्वारा, एजीजी के द्वारा। अपने यहाँ के जो एजीजी थे ना, उनके द्वारा बंद कर दी जाती है। और मेवाड़ में, कोटा में बहुत ज्यादा थी, एक तो एमके में, मेवाड़ में, कोटा में बहुत ज्यादा प्रचलन में थी प्रथा। तो ये हल्की जानकारी। सती प्रथा अपने 1930 लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंद कर दी, जयपुर सबसे पहले बंद करी। उसके बाद अपने केजीएम में भी बंद कर दी। बाल विवाह अपने आ जाता है यहाँ पे, और अपने कोटा में बंद होता है। उसके बाद बिजोज में बंद होता है।
ये अपने 10 दिसंबर 1903 को दैनिक सर्जन अर्जुन बन करा। दास प्रथा 1933 में चार्टर एक चाकरी हारी के थे। डायकन प्रथा 1913 एजी एमके में बहुत ज्यादा थी। तो ये थे अपने सामाजिक सुधार। अब देखेंगे शिक्षा में क्या हो रहा था, उसको तो अपने जननायक उदाहरण देना। तो शिक्षा में क्या हो रहा था, शिक्षा में सीक्वेंस से घटनाएं चल रही थी, बहुत ही आसान। शैक्षिक शिक्षा में या फिर शिक्षा में सुधार वाले क्या हो रहा था यहाँ पे, देखो 1 सेकंड आपको रुकना होगा, बस 1 मिनट में ना। हाँ, तो कहाँ थे अपन देख रहे थे इसके बारे में। शिक्षा सुधार क्या हुआ, देखो पहले विद्यालय की स्थापना 1819 में, सबसे पहले सरकारी स्कूल खोला। मिड 18 सेंचुरी में आते 1851 में जब आए तो इसको हाई स्कूल कन्वर्ट कर दिया। इसके लगभग 20 सालों के बाद 1872 का समय कॉलेज भी बन गया। 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना कर दी। थोड़ा सा समय काल में आगे बढ़े 1937, 10 साल पहले जनार्दन राय एक व्यक्ति होते जो यहाँ पर राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कर देते। बस फिनिश। इसी दरमियान हमारी भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा को लेकर कुछ दो फैक्ट आते हैं। 1835 में अंग्रेजी को राज की भाषा घोषित कर दिया और हमारी जो भारतीय भाषा थी उसको इंडिजीनियस एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये हल्के से जाता है। दैट्स इट, फिनिश हो गया सब कुछ। महिला में देखते हैं, महिला शिक्षा में भी हुआ एक्सेप्ट में कुछ मिड 18 सेंचुरी के आसपास महिला के लिए सबसे पहले स्कूल खोले, वर्णाकुल स्कूल खोले गए। फिर थोड़ा सा 5 साल बाद 66 में तो अपने अजमेर में केंद्र शासित प्रदेश में बालिकाओं के लिए स्कूल खोल दिए। उसको बहुत सारे स्थानों पर खुले, जैसे कि कोजा टप करके यहाँ पर भी खुल गए, है ना। तो ये हमने सारा कुछ देख लिया, बस थोड़ा सा रिटर्न कर देते हैं। क्या बताते हैं, 1819 में सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय मतलब कि एक शैक्षिक संस्थान, सबसे पहले विद्यालय की स्थापना होती है। उसके बाद और भी इलाकों में होती है। बिनाय है, पुष्कर है और केकड़ी। बिनाय, पुष्कर और केकड़ी में। इसके बाद 1900 कुछ समय आता है 1951 का, जब हाई स्कूल कन्वर्ट कर इसी को हाई स्कूल में बदल दिया गया। उसके बाद समय आता है 1872, इसके लगभग 20 सालों के बाद 1872। तो मेयो द्वारा मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज की स्थापना कर दी। कॉलेज समय में थोड़ा सा आगे बढ़े 1937 आजादी से पूर्व जनार्दन द्वारा क्या करा, जनार्दन द्वारा और राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना करवा दी। ठीक है, इसी बीच 2 घटनाएं होती 1835 में, अंग्रेजी राज की भाषा और हाँ, लेकिन ये स्कूल वगैरह खुल रहे थे, लेकिन जैसलमेर में बिल्कुल नहीं खुल रहा था। ध्यान रखिए, जैसलमेर स्कूल ऐसा कुछ नहीं खुला। 19वीं शताब्दी तक सब जगह खुल गए, सभी रियासतों में, जैसलमेर नहीं खुला, जैसलमेर में नहीं खुला। देन अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा बन जाती है और एक और इंडिजीनियस एजुकेशन, एक शब्दावली होती है अपने इंडिजीनियस एजुकेशन। ये भारतीय अपने जो भारतीय शिक्षा थी ना उसको इस नाम से जानते हैं, भारतीय शिक्षा को इंडिजीनियस शिक्षा के नाम से जाना जाता था। एक और फैक्ट है, कहाँ अपने जैसलमेर, ये अपन ठीक है, ये अपने भारतीय एक अंग्रेजी भाषा से जुड़ा और एक हमारी शिक्षा, एक अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ा फैक्ट है, एक भारतीय शिक्षा से जुड़ा फैक्ट है। तो ये जानकारी थी अपने स्कूल के बारे में। अब थोड़ा सा महिलाओं के लिए देखेंगे, महिलाओं के लिए क्या होता था महिला की शिक्षा में, हल्की जानकारी में यहाँ गिवन कर देती हूँ थोड़ा सा। केकड़ी, ध्यान रखना है, केकड़ी महिलाओं के लिए। देखो महिलाओं में क्या हो रहा था, 1861 में सबसे पहले वर्णाकुलर विद्यालय। अब महिलाओं को वर्णाकुलर में स्कूल खोला गया। इसके 5 सालों के बाद 1866 में अजमेर मेरवाड़ा में स्कूल खोला गया। इसके बाद स्कूल खुले कोजाटप, इसके बाद कहा हूँ तो ट्रिक है अपनी
ओरछा, प्लस उदयपुर। अ से अपने अजमेर है, अलवर है सॉरी, जैसे अपने जयपुर है, ओ से कोटा, जैसे अपने जालोर है, ट से अपने टोक है और भ से भरतपुर, और प्लस उदयपुर है, प्लस उदयपुर। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर विद्यालय खोले गए। ये हल्की हल्की जानकारी थी। क्या है 1900 स्कूल खोला, हाई स्कूल, कॉलेज और वर्नाकुलर, और 35 में अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा, ये हमारी भारतीय भाषा इंडिजिनियस। मिड 18 सेंचुरी में वर्नाकुलर, थोड़ा सा 5 साल बढ़े तो ये कर दिया हमने इसको अजमेर सरकार स्कूल की स्थापना कर दी। उसके बाद हमने यहाँ भी स्थापना, इतनी जानकारी थी शिक्षा में। अब जो प्रमुख व्यक्तित्व देखने वाले हैं ना, उनको देखने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले। प्रमुख व्यक्तित्व में क्या देखेंगे? तो प्रमुख व्यक्तित्व में हल्की हल्की जानकारी कुछ कुछ व्यक्तियों के बारे में, जैसे कि पहले भोगलाल पांडे के बारे में, नाना भाई खान के बारे में थोड़ा सा, हीरालाल शास्त्री के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा अपन 3 व्यक्तियों को देखने वाले, जैसे रतन शास्त्री, रमा देवी। 6 व्यक्तियों के बारे में पढ़ने वाले, रमा देवी और रतन शास्त्री के साथ अपने किशोरी देवी, और लास्ट में अपन मामा बालेश्वर के बारे में। कौन 6 व्यक्ति? 6 व्यक्ति विशेष। क्या देखते हैं? सबसे पहले अपन इनकी जानकारी ले लेंगे। पहले व्यक्ति होते अपने भोगीलाल पांड्या। उसके बाद अपने करणी सिंह। नाना भाई खान के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, खाली नाम दे रखा है, बाकी और कोई खास जानकारी नहीं। जानते हैं अपन भीलवाल का, लेकिन चलो लिख ही देती हूँ मैं। नाना भाई खान, इस तरीके से अपने अभाज्य संख्या बन गई, अब 7 हो गए नाम, ठीक है। करणी सिंह ये बीकानेर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हीरालाल शास्त्री। इसके बाद अपने कुछ और जानकारी अगले स्लाइड में लिखेंगे। भोगीलाल पांड्या आदिवासी दूसरे मसीहा, वागड़ की गांधी 1904 में डूंगरपुर में ही जन्म होता है, 1900 सेंचुरी के आसपास, और अपने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना करते हैं, ये प्रोढों के लिए है। तो ये भोगीलाल, ये क्या मसीहा, आदिवासियों के सेकंड मसीहा के नाम से, ठीक है, दूसरे मसीहा के नाम से जानते हैं। प्लस वागड़ गांधी 1900 इस नाम से जाने जाने वाले ये शख्स 1904 में डूंगरपुर में जन्म लेते हैं। डूंगरपुर क्या करते हैं? जन्म लेने के बाद कुछ अच्छा काम करते हैं और प्रौढ़ सेवा मंदिर की स्थापना करते हैं। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना करते हैं। सेवा मंदिर ये प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए करते हैं। वागड़ सेवा मंदिर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अपने यहाँ भी चला था ना जिसका। उसके बाद अपने नाना भाई खान। क्या होता है देखो, 13 वर्षीय जो भील बालिका थी ना, भील बालिका कालीबाई, उनकी कालीबाई के टीचर थे, कालीबाई के शिक्षक थे, और ये मारे जाते हैं 18 जून 1947 को। क्यों मारे गए? क्योंकि इन्होंने स्कूल बंद करने से मना कर दिया था। कुछ यहाँ के कुछ मजिस्ट्रेट और कुछ पुलिस वाले कहते कि स्कूल बंद करो, मना कर देते, कहते कि राजा को ऑर्डर नहीं करेंगे, राजा को ऑर्डर होगा आपके राजा को ऑर्डर, मैं स्कूल बंद नहीं करने वाला। ये कहते हैं कि जब प्रजातंत्र का आंदोलन ऑर्डर आएगा तब बंद कर दूंगा, और प्रजातंत्र ऐसा ऑर्डर देने वाले हैं, इस तरीके से बातचीत होती है, उनको लाठी से पीट के मार दिया जाता है। करणी देखो, इनके 20 साल बाद पैदा होते हैं, 1924 में पैदा होते हैं। 25 सालों तक लोकसभा के सदस्य रहे। ये 25 साल अपने 50 से 75 वाले, यानी कि अपने 1952 से 1977 के लिए समय का। बस बाकी ये शिक्षा में एक छात्रवृत्ति को बढ़ावा देते प्लस खेलों को, छात्रवृत्ति प्लस खेलों में भी तिरंदाजी को बढ़ावा दिया जाता है। निशानेबाजी स्कूलों में। बाकी लाला शास्त्री अच्छे से जानते हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे अपने, 30 मार्च 1949 को, और राजस्थान के प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे, वही व्यक्ति रहेंगे। उसके बाद ये कुछ अच्छे काम और करवाते हैं इनकी जीवन में। इन्होंने क्या, पहले जन्म तो देखे 18, यानी ये भी शुरुआती मतलब 19th सेंचुरी आई नहीं होते उसमें, मतलब 20वीं शताब्दी आई नहीं होती, क्योंकि उसके दिल्ली में इनका जन्म होता है, इनकी दिल्ली में इनका जन्म होता है 20वीं शताब्दी। और समय काल अपने 24 नवंबर के आसपास है ना, मतलब कि एंड में आते हैं। और ये अपने जयपुर के एक गाँव होता है अपने, अरे गांव का नाम तो देखो, जयपुर के जोबनेर। तो 1800 में जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हो जाता है। बस मेनली सबसे अहम काम जो अपन सब जानते हैं, 30 मार्च 1949 को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुन लिए गए। इससे पहले हालांकि 1948 में जयपुर के भी थे, जयपुर स्टेट के मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और उसके बाद जब अपना एकीकरण हुआ तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री चुन लिए। इनके अलावा ये दो, एक तो जीवन कुटीर की और वनस्थली की। तो जीवन कुटीर की स्थापना करते हैं, और एक और वनस्थली की स्थापना करते हैं, है ना। जीवन कुटीर की स्थापना इन्होंने 1929 में करी थी, और ये थी रोजगार देने के लिए। ये वनस्थली में करी थी उन्होंने, वनस्थली स्थान पर करी थी। उनके लिए शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा। तो ये हल्की हल्की से 2 जानकारी इनके बारे में कि ये अपने जीवन में क्या करते हैं, जन्म, देन सबसे महत्वपूर्ण तो अपन जानते हैं, देन ये 2 सभाओं की स्थापना करते हैं, कुछ 2
दो काम करते हैं अच्छे से। जीवन कोटर की स्थापना करते हैं 1929 में। ये जीवन कोटर स्थापित क्यों करा गया? ताकि लोगों को क्या दे सके, रोज। वनस्थली में स्थापना करते हैं, काम करते हैं वनस्थली लिखा हुआ, ठीक है। वनस्थली मैं कोशिश करूंगी थोड़े बड़े लिखूं, है ना। वनस्थली में स्थापित करते हैं, ये किसके लिए? ये रोजगार के लिए। किसके लिए? रोजगार, ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार दे सके और गाँव का विकास, ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार वगैरह दे सके। और वनस्थली में वनस्थली पीठ की स्थापना करते हैं, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करते हैं। और ये वनस्थली विद्यापीठ है, तो विद्यापीठ ये मैं नहीं बता रही हूँ कि कहाँ है, लेकिन वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करते, जीवन कोटर की करते हैं, वनस्थली विद्यापीठ की करते हैं। ये महिला शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ी है? संस्था महिला शिक्षा। इसमें ये और उनकी पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं। ये सामाजिक जानकारी थे हमारे गुलाब पांडे के बारे में, नाना भाई खान, कर्णी और हीरालाल शास्त्री। अब देख लेते हैं फटाफट से कुछ 3 व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं, है ना। बिल्कुल माइंड में माइनस जानकारी एक एक दो बातें तो ध्यान रखते हैं। यहाँ आ जाता अपने रतन शास्त्री, कुछ नहीं करती खास ये रतन शास्त्री, बस महिला शिक्षा के लिए अच्छा काम करती है। और फिर अपने रमा देवी है और किशोरी देवी है। किशोरी देवी है, देखो ज्यादा जानकारी है नहीं, थोड़ा सा फास्ट कर ली। मामा बालेश्वर ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना, मामा बालेश्वर थोड़ा सा फटाफट से देख लेते, कोई जानकारी है नहीं। देखो रतन शास्त्री वही महिला शिक्षा के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करती है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना तो पति ने करी थी, लेकिन उसके लिए अच्छा काम करती है, ये भी दोनों मिलकर के काम करते हैं वनस्थली विद्यापीठ में। देन इसी वजह से पद्म श्री भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड से इनको सम्मानित करा जाता है। ये महिला को मोटिवेट करती है, आजादी के आंदोलन में भाग लेती है, ऐसी महिला होती है। किशोरी देवी, इनके पति को 1934 में जब हड़ला, देखो ये कहाँ की होती है? दुलारो के पास झुंझुनू का जन्म होता है, थोड़ा जन्म लेते दुलारो के पास झुंझुनू, पर्टिकुलर इलाका दुलारो के पास, दुलारो का बास इनका जन्म होता है। देन ये क्या करते हैं? 1934 में इनके पति को गिरफ्तार कर लिया ना, इनके पति वो सरदार हरलाल होते हैं, हरलाल। इनके पति को अरेस्ट कर लिया ना, तो ये जयपुर में सत्याग्रह कर दी, जयपुर सत्याग्रह कर दी। कि कैसे गिरफ्तार करा? सत्याग्रह। वो तो इतने साफ दिल के इंसान है ना, इस तरीके से, क्योंकि ये अच्छा काम ही करते हैं अपने। झुंझुनू भवन की स्थापना कराते हैं इनके पति हरलाल। मामा बालेश्वर, देखो 9-10 का आंकड़ा है, 5 और 10 का आंकड़ा, सॉरी 9-10 का क्या, 5 और 10 का, ठीक है, ये 5-10 का। ये समाज सुधारक थे और इनका जन्म होता था 10 मार्च 1905। राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यहाँ के भीलों के लिए काम करते हैं, एक आंदोलन जाना थे बढ़िया सा, जल जंगल और जमीन। तो ये हमारा सेशन फिनिश। इनमें हमने क्या देखा? लास्ट में हमने कुछ व्यक्तियों के बारे में देखा। क्या है? अपने रतन शास्त्री शिक्षा के लिए काम करती, अवार्ड लेके चली जाती बहुत सारे। किशोरी देवी पति को छुड़ाती, और मामा बालेश्वर भीलों के लिए आंदोलन करते हैं, है ना। और जल जंगल जमीन, और सबसे इंपॉर्टेंट तो जल जंगल जमीन ही है अपना। तो चलो अपन थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो बस 2-5 मिनट चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखा हमने 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ कर। एक चैप्टर हमारा बिलोंग करता है आंदोलन से, दूसरा चैप्टर जुड़ा हुआ है हमारे शैक्षिक और सामाजिक सुधार से। आंदोलन कौन से? किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल। अरे तेरी प्रजामंडल बताना भूल गई मैं आपको, फटाफट से 2 मिनट फटाफट से देख लेते प्रजामंडल के बारे में। देखो प्रजामंडल आंदोलन में एक होता है अपने मेवाड़, फिर अपने मारवाड़, पहले अपने मारवाड़ फटाफट से देख लेते ना, मारवाड़, उसके बाद अपने मेवाड़, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ अपने जयपुर, और देन बीकानेर, देन कोटा। बस इनके बारे में ना क्या बताते हैं? 1934 में स्थापना होती है जमनालाल बजाज के द्वारा करते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है भंवरलाल सराफ। एक और बात बता दी, 1938 में मारवाड़ परिषद की स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है यहाँ पे होते हैं रणछोड़ दास, ठीक है। मेवाड़ में क्या बताते हैं? 1900, देखो अपने ये है मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ 1900, उदयपुर के बारे में बताते क्या आपने? हाँ, 1938 में, यहाँ पे 1936 में बलवंत के द्वारा करी जाती है। 1938 में बलवंत के द्वारा करी जाती है, बलवंत। और बाकी अध्यक्ष में बताते हैं एक और शख्स है माणिकलाल। ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं यहाँ के, मतलब कि जाने वाले व्यक्ति। ये कहते हैं कि यहाँ की प्रजामंडल कहती है कि आप है ना अंग्रेजों के साथ रिश्ता तोड़। जयपुर 1931, कर्पूर चंद प्लस जमनालाल बजाज कर्पूर चंद जमनालाल बजाज करते हैं। 1936 में इसका वापिस से पुनर्गठन भी होता है। और उसके बाद 1938 में इसका एक अधिवेशन होता है, और जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं अपने पहला अधिवेशन हुआ जमनालाल बजाज अध्यक्ष से, बाद में हीरालाल शास्त्री भी बनते हैं, हीरालाल
हीरालाल शास्त्री भी बनते हैं। बस बीकानेर में अपने 1936 में होता है। कौन करता है? मधाराम प्लस लक्ष्मण, मधाराम वैद्य प्लस लक्ष्मण सिंह के द्वारा करी जाती है। बीकानेर में 1946 में रायसिंह में क्या हुआ? खुला अधिवेशन, रायसिंह में खुला अधिवेशन हुआ, रायसिंह नगर में खुला अधिवेशन हुआ। बस कोटा में क्या होता है? कोटा बाजार की स्थापना किसने करी? नैनूराम ने करी 1939 में। जहां से अध्यक्ष मैंने बता रही, जहां नहीं बता रही, तो नैनूराम की अध्यक्षता में करी गई बेसिकली। तो नैनूराम की अध्यक्षता में किसने करी ये नहीं बता, लेकिन 1939 में अध्यक्ष कौन थे? नैनूराम अध्यक्ष थे। और इसके बाद थोड़ा सा और बताते हैं अपने, एक और बताते थे कि यहीं पर हाड़ौती प्रजावन की भी बताते हैं। हाड़ौती प्रजावन की स्थापना किसने करी? तो यही नैनूराम प्लस अभिन्न हरि प्लस तनसुख, क्या ध्यान रखोगे? इन तीनों ने मिलकर के हाड़ौती प्रजावन की स्थापना करी। तो दोनों ही प्रजा तो फटाफट से देख लिया। मारवाड़ की स्थापना 1934 में होती है, जमनालाल बजाज करते हैं, अध्यक्ष बलि भोलाल सराफ है। उसके बाद मेवाड़, यहाँ पर थोड़ा सा बता दे, 38 में ना कुछ अपने मारवाड़ परिषद की स्थापना भी होती है, अध्यक्ष रणछोड़दास भट्टाचार्य ये होते घटाए। मेवाड़ प्रजावन की स्थापना बलवंत के द्वारा कर जाती है 1938 में। माणिक्यलाल लोम्बी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, और ये कहते हैं कि आप अंग्रेजों से रिश्ता तोड़ रही प्रजावन। जयपुर 1931 में कर्पूर चंद्र द्वारा और कांतिलाल चौधरी ना, नहीं कर्पूर और जमनालाल बजाज, इन दोनों ने करी। अध्यक्ष नहीं गिवन, लेकिन इन दोनों ने करी। 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ, डबल से बनाया। 1938 में पहला अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्ष जमनालाल बजाज, बाद में शास्त्री बनते। यहाँ नहीं बताया कौन थे। बीकानेर 1936 में एक बीकानेर कौन है? मधाराम और लक्ष्मण, इन दोनों ने स्थापना करी। अध्यक्ष कौन है बताएंगे? 1946 में रायसिंहपुर में खुला अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन। कोटा में 1939 में नैनूराम अध्यक्ष थे, ये ना अध्यक्ष थे, नैनूराम की अध्यक्षता में प्रजावन की स्थापना होती है 1939 में। बाकी नैनूराम में एक और इनके साथ अभिन्न हरि और एक और तनसुख, ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये तीनों मिलकर हाड़ौती प्रजावन की स्थापना करते हैं। तो ये हमने देखा प्रजावन के बारे में। फटाफट से बता देती हूँ, खाली नाम बता रही हूँ। तो हमने देखे आंदोलन, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, अब देख ली, ठीक है। अब कंप्लीट प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखा। इसके बाद सेकेंड चैप्टर क्या देखा? फर्स्ट चैप्टर ज्ञान का, इसको साइड करें। सेकेंड चैप्टर देखा हमने सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, बच्चे कुछ व्यक्तित्व। सामाजिक सुधार में महिलाओं से जुड़े सारे सुधार देखे, एक आधा 10 सुधार। शैक्षणिक सुधार में जो भी स्थापना, विद्यालय वगैरह, कॉलेज वगैरह और हाई स्कूल वगैरह, और लास्ट में महिला शिक्षा। लास्ट में कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखा। प्रमुख हल्की हल्की जानकारी, जो 6 व्यक्ति अभी जस्ट पिछली स्लाइड में पढ़े, वो वाले व्यक्ति हमने देखे ना। तो इस तरीके से हमने कुछ मोटा मोटी जानकारी ली। और कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, अभी लास्ट में हमने कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, अगर नाम बताए ना, कौन कौन से नाम है अपने, ये कुछ अपने भोगीलाल पांडे वगैरह और नाना बिखान वगैरह और हीरालाल शास्त्री वगैरह। इसके बाद कुछ 3 और नाम आते हैं, हल्के हल्के से 3 और नाम आते हैं, जैसे कि किशोरी देवी, जैसे कि रतन शास्त्री और लास्ट में माहौल वाले। ये कुछ व्यक्ति यहाँ पे हमने पढ़े। और इधर भी हमने कुछ व्यक्ति विशेषों के बारे में दिया था ना, मतलब पढ़ा था ना। तो हमने देखा इधर शुरुआत कर दी गोविंद गिरी से, उसके बाद अर्जुन पे आए थे, अर्जुन सेठी पे आए थे, उसके केसरी भारत पे आए थे, और उसके बाद विजय सेठपति पे आए थे। उसके बाद अपन दामोदर दास राठी पे आ गए थे। दामोदर दास राठी के बाद अपन जोरावर के, और जोरावर पे उसके बाद प्रताप, और लास्ट में हमने गोपाल सिंह भाटी बनाने का। तो इस तरीके से हमने इन दोनों लेसन को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दिखी, आई होप आपको ठीक ठाक तो दिख ही रहा होगा, है ना। मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा छोटा लिखती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी बड़ा लिखने की। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।